यस मैम, प्लीज स्टार्ट। चलो, अब इसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके डिसऑर्डर्स एंड उनका डायग्नोसिस एंड कॉजेस भी देखेंगे कि क्यों होते हैं ये। तो इसमें योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल? अच्छा, ओके, बोल रहे हैं, ठीक। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये आप सबको पता है। इसके 3 फेज होते हैं, प्लोरीफरेटिव फेज, ओव्यूलेशन फेज एंड सिक्रेटरी फेज। प्लोरीफरेटिव फेज, जहां एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होगी, वहां जैसे ही ओवरी में ओव्यूलेशन होगा, यहाँ भी ओव्यूलेशन के चेंजेस दिखेंगे। एंड देन कम्स दी सिक्रेटरी फेज, जहां प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है एंड थिकनेस बढ़ती है, जो हम 2-3 दिनों से समझ रहे हैं। 4th स्टेज होती है ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज जैसे ही आज स्टार्ट हुई, कल वो ओवरलैप हो जाती है ओवेरियन साइकिल में फॉलिकुलर फेज के लिए, वहां फॉलिकल बनने लगता है। तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो हम बोलते हैं कि ये पीरियड सही है कि नहीं, कल एक ने पूछा था कि एन ओव्यूलेशन है साइकिल में, ये हम कैसे समझेंगे, तो उसका आज समझा रही हूँ कि एक पीरियड की लेंथ कितनी है, वो कितना रेगुलर है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है एंड उसका पैटर्न ऑफ ब्लीडिंग क्या है। ये 4-5 पॉइंट्स के बेसिस पे हम पेशेंट का पीरियड ठीक आ रहा है कि नहीं, वो डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर इस पीरियड में कुछ भी कम ज्यादा है, तो 3 चीजें इन्वॉल्व हैं मेनली, एचपीओ एक्सिस, दैट इज हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन, ये मॉडर्न साइड से। और आयुर्वेद साइड से हमारे तीनों दोष, जिसमें मेनली वात और पित्त है यहाँ पे पीरियड के लिए। कफ सिर्फ नरिशमेंट कर रहा है, लेकिन अगर अब नॉर्मल हुआ तो आम और कफ का कारण, अवरोध के कारण, स्रोतो अवरोध के कारण ये सब प्रॉब्लम्स आती है। अब डिसऑर्डर्स जो हैं वो मेनली तो इन ऑर्गन हार्मोन्स की वजह से हैं, लेकिन कई बार वो ऑर्गेनिक होते हैं कि इम्परफोरेट हाइमन है, सेप्टेट यूट्रस है, हाइपोप्लास्टिक ओवरी है, पर इनके साथ साथ फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस भी इन्वॉल्व है, विच इज कॉल्ड एज मानसिक अभिताप या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अब इरेगुलर मेंसेस के कुछ सिम्टम्स हैं। पेशेंट आपको बोलेगा हाँ मेरा हर महीने पीरियड आता है, ठीक आता है, इट इज यू हु हैव टू जज। एक इनफर्टिलिटी की पेशेंट आई थी आज मॉर्निंग पे फ्रॉम कहीं भोपाल के बाहर से, एंड शी सेड मेरा सब ठीक है, पता नहीं पीरियड प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो। उसकी ट्यूब्स ओपन थी, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस ठीक था, सोनोग्राफी में पीसीओडी नहीं था, पीरियड्स रेगुलर थे बट कंपैरेटिवली पहले से कम थे, लेकिन उसके फेस पे हिर्सुटिज्म था एंड यहाँ सेंट्रल बालनेस थी, बिल्कुल थिन्ड आउट हेयर थे। तो आई टोल्ड हर, मैं कहा बेटा ये कब से है, तो बोली ये पिछले 2-2.5 साल से धीरे धीरे मेरे बाल बढ़ रहे हैं। और मैंने फिर कुरेदा की ब्लीडिंग, तो बोली पहले 5-7 दिन होती थी, अब 3-4 दिन होती है और उसमें 1 दिन हैवी फ्लो है। तो ये सीधा कहाँ पहुंच गई, पीसीओ एस पे, डी नहीं बेटा, एस पे। वील हैव इंटरैक्टिव सेशन। मुझे खुद मजा क्लास में तभी आता है, कल मुझे ऐसा लग रहा था वन साइडेड बोल रही हूँ बिल्कुल। अब इसमें हम ये सारे पॉइंट्स देखते हैं। देखो, पीरियड मैंने आपको कल भी बताया था 22 दिन से 35 दिन एंड पीसीओडी को 40 दिन, हर बार उतने में आ रहा है तो आपकी साइकिल रेगुलर है। तो यही पहली लाइन है कि 21 दिन से 35 दिन के बीच में जिस जिसके पीरियड आ रहे हैं वो ठीक है। कोई अपना पीरियड लगातार 3-4 महीने किसी का मिस हो रहा है, वो इरेगुलर है। कभी कभी अपना भी 1-1.5 महीने आगे पीछे होता था, दैट इज नॉर्मल। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का फ्लो अचानक बहुत ज्यादा हो गया या पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया, वो इरेगुलर है। पीरियड्स जो हैं वो 7 दिन से ज्यादा लंबे चले, वो भी अबनॉर्मल है। लेंथ ऑफ द साइकिल वही मैंने पहले भी बताई कि 28 दिन से 35, पर कभी 28, कभी 35, कभी 29, ये गड़बड़ है। देन पीरियड के साथ अगर पेन है तो वो इतना हो कि आप अपने सारे काम कर सकें, पर आपका डेली रूटीन अगर डिस्टर्ब हो रहा है, पेन इतना ज्यादा है, आपको वॉमिटिंग सेंसेशन है, तो दिस इज अगेन अबनॉर्मल। ब्लीडिंग एंड स्पॉटिंग पीरियड्स के बीच बीच में हो या पीरियड बंद होने के बाद, मीनोपॉज के बाद 1 साल तक वेट करते हैं,
उसके बाद अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग है या रिलेशनशिप के साथ ब्लीडिंग है, मैंने बताया था पॉलिप, उसको अबनॉर्मल मानेंगे। देन हम पेशेंट से ये पूछेंगे, पेशेंट तो बोलेगा नॉर्मल है, लास्ट पॉइंट, कि आपके कितने पैड दिन भर में यूज होते हैं। नॉर्मल ब्लीडिंग का वॉल्यूम 80 to 100 ml है। 150 के ऊपर इट इज डिक्लेयर्ड मीनोरेजिया, हाइपरमेनोरिया, उस कैटेगरी में। तो अगर पेशेंट दिन के 2 पैड बोलता है, फाइन, 3 भी ठीक है, क्योंकि हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई लोग चेंज करते हैं, पर 4, 5, 6 पैड है तो देन इट इज इरेगुलर की कैटेगरी में आता है। इरेगुलर की कैटेगरी में बहुत सारी हैं, आगे स्लाइड शेयर करूंगी। ये रहे। अब ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है, एमेनोरिया, अनार्थव, अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में अभी ये सारा था जो मैंने आपको बोला, डिस्मेनोरिया, कष्टार्थव या कृच्छार्थव, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक एसोसिएटेड फीचर है। एमेनोरिया जो है वो 2 टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एमेनोरिया के लिए हम वेट करते हैं 15 साल, एट द मोस्ट 16 साल तक, उसके बाद पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस चालू करते हैं। प्राइमरी एमेनोरिया कई बार हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, रूडिमेंट्री ओवरीज, कुछ क्रोमोसोमल एनामलीज, या फिर वही सेप्टेट यूट्रस, मतलब कुछ भी बनावट में खराबी है, उसकी वजह से पीरियड नहीं आ रहा, तो दैट इज प्राइमरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया जो है फिजियोलॉजिकल भी होता है, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, इनमें अगर नहीं आ रहा तो दैट इज नॉर्मल, वो तो फिजियोलॉजिकल है। लेकिन कई बार हम कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं या किसी और दवाई पे हैं, तो उसकी वजह से भी पीरियड्स हमारे कई बार नहीं आते। इसके अलावा हाइपोथायरॉइड, उसमें पीरियड नहीं आता, पीसीओडी में नहीं आता, तो एड ऑन बीमारियां जिनकी वजह से पीरियड नहीं आ रहा, वो सेकेंडरी एमेनोरिया हुआ। अब नॉर्मल यूट्राइन में ओलिगो है जो बहुत कम हो रही है। अब बहुत कम की मात्रा बोले तो 30 ml, 30 ml ब्लीडिंग से भी कम अगर ब्लीडिंग है तो उसको ओलिगो बोलते हैं। पॉली मीन्स वॉल्यूम नॉर्मल है पर बार बार आता है, दैट इज पॉलीमेनोरिया। हाइपरमेनोरिया लंबा और हैवी है, प्रोलॉन्ग्ड एंड हैवी ब्लीडिंग। हाइपोमेनोरिया इज अगेन लेस, ओलिगो इज वेरी लेस, हाइपो इज लेस। मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया इज ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, बीच बीच में ब्लीडिंग आना, रिलेशनशिप के बाद कोई हैवी वर्क कर लिया उसमें, तो ये दिस इज कॉल्ड मेट्रोरेजिया। मीनोमेट्रोरेजिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैवी प्रोलॉन्ग एंड इंटरमिटेंट ब्लीडिंग। पेरीमीनोपॉजल ब्लीडिंग, वो जो लेडीज को होती है कि स्पॉटिंग स्पॉटिंग हमको 15 दिन से हो रही है पर खुल के नहीं आ रहा, दिस इज पेरीमीनोपॉजल ब्लीडिंग। डिस्मेनोरिया इज ऑफ 2 टाइप्स अगेन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी अपने कॉजेस से, यूट्रस की वजह से, कि यूट्रस जो है उसमें कोई इशू है। मेंबर, हमने शायद गायनी में आप सबको याद हो, हमने मेम्ब्रेनेसी डिस्मेनोरिया, हाइपोप्लास्टिक इन्फेक्टेड यूट्रस, इन सबको पढ़ा है। मेम्ब्रेनेसी मींस कि पूरी एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन की तरह यूट्रस के अंदर है, अब उसको तोड़ के निकालने के लिए यूट्रस को टाइट कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो दिस इज प्राइमरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी कैन बी ड्यू टू एंडोमेट्राइटिस, ड्यू टू एडिनोमाइसिस, ड्यू टू फाइब्रॉइड यूट्रस, कोई भी एड ऑन रीजन, पीआईडी, इन सब की वजह से जब यूट्रस में पेन हो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, आगे है स्लाइड उसकी, कि हम पीरियड के 7-8 दिन पहले से या और 10 दिन पहले से हमको कुछ सिम्टम्स ऐड हो रहे होते हैं, एक्ने आना, मूड स्विंग्स होना, ब्रेस्ट में हेवीनेस होना, नींद डिस्टर्ब होना, सुस्ती आना, भूख नहीं लगना, स्लाइट फीवरिश फील होना, ये सारे प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स हैं विच आर नॉर्मल। लेकिन इनसे ज्यादा कुछ है तो दैट इज देन अबनॉर्मल कैटेगरी में, इट हैज टू बी ट्रीटेड। रजोशय, एमेनोरिया। एमेनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ पीरियड। एब्सेंस ऑफ पीरियड जैसे पीछे मैंने बोला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हम 15-16 साल तक वेट करते हैं कि पीरियड आएगा आएगा आएगा, नहीं आता, और कोई भी प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट नहीं दिखता। प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट
पूजा, क्या मैं कोई इमेज अभी इसमें ऐड करूंगी तो शेयर हो जाएगी ना? मैम वो आप अलग से पीपीटी को ये करके आप शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं एक्चुअली ये ऐड करना चाह रही थी, पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग से निकल गया ये, क्योंकि बहुत सारे लोग अब भूल गए होंगे कि ये सिम्टम्स क्या हैं। इमेज, मैं इसी में साइड में ट्राई करती हूँ कि मैं कर पाऊँ कॉपी। होगी नहीं मुझे लग रहा है। चलो ठीक है। आप लोगों को सबको याद है क्या थीलार की, मीनार की, एड्रेनार की? यस मैम। याद है? चलो फिर वर्बली डिस्कस करते हैं कि ये जो सिम्टम्स हम वेट करते हैं, किन का वेट करते हैं? 3 सिम्टम्स होते हैं, थीलार की, एड्रेनार की एंड मीनार की। थीलार की इज ब्रेस्ट बड्स का डेवलप होना, एड्रीनार की प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर के छोटे छोटे रोए आना, एंड लास्ट इज मीनार की, दैट इज पीरियड आना। तो ये सब डेवलप होने में 1 से 1.5 साल लगता है। 1 से 1.5 साल। अब जैसे किसी की मदर आई, बोली मैम मुझे डर लग रहा है, इसको अभी तक पीरियड नहीं आए हैं। जस्ट एग्जामिन द गर्ल, अगर ब्रेस्ट पड्स हैं एंड एक्जिला में छोटे छोटे बाल हैं एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस के एरिया में भी हेयर है, टेल देम कि और 6 मंथ्स वेट करते हैं, बिकॉज ये पूरा 1-1.5 साल में डेवलप होता है। लास्ट सिम्टम इज मीनार की। ये सब कुछ भी नहीं है एंड शी इज 15 years old, देन यू नीड टू गो फॉर डिटेल इन्वेस्टिगेशंस। सबसे पहले सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में यूट्रस एंड ओवरी हेल्दी है, सब ठीक है, तो फिर हमको और आगे बढ़ना होता है कि उसके हार्मोन्स चेक करें। अब हार्मोन्स में एफएसएच, एलएच, एस्ट्राडोइल, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल्स, ये एंड थायराइड, ये सारा चेक करेंगे कि इसमें ठीक है कि नहीं है। क्लियर? अब सेकेंडरी एमेनोरिया जो है, वो मैंने आपको बताया कि कई बार प्रेगनेंसी एंड ये लैक्टेशन इज फिजियोलॉजिकल, लेकिन कई बार कुछ मेडिसिन की वजह से पीरियड नहीं आता है। तो वो मेडिसिन जैसे मेनली एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, या कोई लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ले रहा हो, जैसे कोई एवीएन का पेशेंट है, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, किसी को कैंसर की मेडिसिन चल रही हैं, इम्यूनोसप्रेसेंस हैं, उनमें पीरियड्स कई बार आते ही नहीं है या विदहोल्ड हो जाते हैं, या लॉन्ग टर्म किसी ने कंबाइंड ओसी पिल्स खाई हैं, उनमें सेकेंडरी एमेनोरिया देखने मिलता है। तो इन दैट वी वेट कि उसके विड्रॉल सिम्टम्स सारे चले जाएं एंड फिर पीरियड आ रहा है कि नहीं। प्राइमरी में क्रोमोसोमल जेनेटिक एंड हार्मोनल इश्यूज एंड अंडर डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। सेकेंडरी में नेचुरल कॉजेज में फिजियोलॉजिकल आ गया, मेडिकेशन आपको मैंने बता दिया। हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया इज कि अचानक किसी को कोई एक बड़ा सा सदमा या सेटबैक हुआ, उसको सारे हार्मोन्स उसके सप्रेस हो जाते हैं एंड देन वहां से ही जो हमारे मास्टर ग्लैंड का मास्टर है, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ये एक आध पेशेंट में तो मैंने भी देखा है कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा घर में सुना कि शी वेंट इनटू डिप्रेशन एंड तब से उसको मीनोपॉजल सिम्टम्स आ गए। तो हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया इज वेरी रेयर, बट इट इज द मेन कॉजेस ऑल ऑफ अ सडन कोई स्ट्रेस या कोई इम्पैक्ट हो। गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस में पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज्यादा है, कॉर्टिसोल्स डिस्टर्ब्ड हैं, ओबेस है पेशेंट, ये वाले सारे गायनेकोलॉजिकल फीचर्स हैं एमेनोरिया के। एशरमैन सिंड्रोम, बहुत डीप डीएनसी हुई है, इन सब चीजों में आपको एमेनोरिया दिखता है। पिट्यूटरी ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर में अब हम बोल सकते हैं कि इसमें तो ज्यादा पीरियड आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? पिट्यूटरी ट्यूमर में सबसे ज्यादा हार्मोन जो डिस्टर्ब होता है दैट इज प्रोलैक्टिन, क्योंकि इनहिबिटिंग हार्मोन किस किस
पिट्यूटरी के जितने हार्मोन सिक्रीट कर मतलब जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं उसमें प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, बाकी किसी के नहीं है। तो अब जब ओवर ग्रोथ पिट्यूटरी की होती है एंड अगर एंटीरियर लोब की है तो उसमें द कॉमन थिंग विच वी सी इज हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, उसका ओवर ग्रोथ हो गया जो इनहिबिटेड था, एंड इस पेशेंट में आपको एमेनोरिया मिलेगा। पिट्यूटरी ट्यूमर को डायग्नोस करने का होता है स्कल का एक्सरे, क्योंकि पिट्यूटरी सेला टर्शिका मिड क्रेनियल फोसा में एक बोन होती है स्फेनॉइड, उसके बीच में एक टर्शिका होती है कटोरी सेला टर्शिका, वहां पे होता है। वो आपको एक्सरे स्कल में बड़ी सी दिख जाएगी। तो अगर वो बड़ी दिख रही है देन वी गो फॉर एमआरआई और सीटी एंड प्रोलैक्टिन का टेस्ट कराते हैं। तो वो अगर रेज है तो देन दैट इज अ सर्जिकल इंटरवेंशन अगर बहुत बड़ा है, बट नॉर्मली डॉक्टर्स अवॉइड करके उसको कैबरगोलिन नाम की ड्रग से सप्रेस करते हैं। आयुर्वेद में मैंने वही कल भी बोला था, रस पाचक चिकित्सा, मेरी ही एक स्टूडेंट है जिसको पिट्यूटरी ट्यूमर है, उसको कांचनार, वरुण और रस पाचक चिकित्सा दी है एंड उधर वो कैबरगोलिन ले रही है, तो नाउ शी इज गेटिंग हर पीरियड्स। संप्राप्ति, पीरियड का नहीं आना माने अपान वायु का कहीं पे ब्लॉकेज है, ब्लॉक होके वहां प्रकोप हो रहा है। आवरण नॉर्मली कौन करता है? कफ, मेद और आम, पित्त, ये ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक किया तो सोतो अवरोध हुआ, सोतो अवरोध हुआ तो उत्पत्ति नहीं होगी बीज की और सीजेशन ऑफ आर्तव। इसकी चिकित्सा में हम कैसे करेंगे? सबसे पहले दोष प्रत्यानिक चिकित्सा। हमें दोष में क्या दिख रहा है? पीरियड नहीं आ रहा, हमें उसमें ये दिख रहा है कि पेशेंट ओबेस है, हिर्सुटिज्म है, तो हम समझ गए, इतने दिनों से हम वही पढ़ भी रहे हैं और हम समझ भी गए कि ये पेशेंट हार्मोनल वाली है। इसमें तीनों दोषों को बैलेंस करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ओबेस है तो वमन से स्टार्ट करेंगे, पित्त लक्षण दिख रहे हैं तो विरेचन से, सब कुछ ठीक दिख रहा है बस एक एमेनोरिया है तो वस्ती से स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज दोष प्रत्यानिक चिकित्सा। अग्निदीपन अगर स्नेहपान कराना है, स्नेहपान की जरूरत नहीं है तो सीधा श्रोतोशोधन पे आएंगे, दैट इज वस्ती। वात वाले पेशेंट को श्रोतोशोधन के बाद आर्तव जनन और रसायन दोनों मेडिसिन देंगे। आर्तव जनन की उसका बने एंडोमेट्रियम, और रसायन चिकित्सा क्योंकि वात से हमेशा बल, क्षय, डेबिलिटी आती है तो रसायन चिकित्सा करेंगे। अब अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इसका ट्रीटमेंट मैं सोच रही थी डिटेल कल बताऊंगी, क्योंकि आप सबको होगा कि हाइपरप्लाजिया है तो क्या करेंगे, पॉलिप है तो क्या करेंगे, एडिनोमाइसिस है तो क्या करेंगे। तो अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। जो भी चीज आपकी पीरियड नहीं आ रहा या पेनफुल, उसके बीच में जितने अबनॉर्मलिटीज हैं वो सब अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बीच में आते हैं। अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को एक क्लासिफिकेशन में रखा गया जिसको पाम पॉइंट क्लासिफिकेशन कहते हैं। पाम से पी से पॉलिप, ए से एडिनोमाइसिस, एल से लियोमायोमास या फाइब्रॉइड्स, एम से मैलिग्नेंसी। ये स्ट्रक्चरल कारण है, यूट्रस में कुछ खराबी आ रही है जिसकी वजह से अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है। इसको रिपीट स्लाइड करूंगी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका कॉइन। कॉइन में स्ट्रक्चरल नहीं है, यूट्रस में कोई खराबी नहीं है, यूट्रस के बाहर प्रॉब्लम है, कोअगुलोपैथी है। कोअगुलोपैथी मींस हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो कहीं गड़बड़ा रहे हैं। उनके गड़बड़ाने का कारण कई बार क्या होता है, लोग ब्लड थिनर्स पे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो इकोस्प्रिन के साथ एटोरवास्टेटिन के साथ इकोस्प्रिन भी ले रहे हैं, आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं तो उधर ब्लीडिंग ज्यादा होगी। तो यू हैव टू टेक द हिस्ट्री। अभी मेरे एक दो पेशेंट्स में मेरे को हिस्ट्री लेनी पड़ी, बताया ही नहीं, आपने हिस्ट्री ली तो पता चला, अदरवाइज हम यहाँ रक्त स्तंभक दिए जा रहे हैं। कोअगुलोपैथी के और रीजंस होते हैं, फैटी लिवर, ग्रेड 1 में कुछ नहीं होगा, ग्रेड 2 में ऐसा ऐसा, ग्रेड 3 तक अगर पेशेंट पहुंची है तो कोअगुलोपैथी देखने मिलती है। तो यानी लिवर डिजीज, एनी मेडिकेशन जो ब्लड थिन करे वो, थैलेसीमिया
हीमोफीलिया, ये सब ऐसे में ही एक्सीडेंटली पकड़ने में आते हैं कि पेशेंट को ब्लीडिंग कभी कभी बहुत पतला पानी जा रहा है, रुकता ही नहीं है, तो ये कोआगुलोपैथी को आप एक कोआगुलोपैथी प्रोफाइल होती है कोआगुलेशन, वो ब्लड टेस्ट कराएंगे, LFT कराएंगे इसमें कि पेशेंट का लिवर फंक्शन ठीक है, सोनोग्राफी कराएंगे। कोआगुलेशन प्रोफाइल में आप BT, CT, PTINR ये सारे टेस्ट होते हैं कि उसका ब्लीडिंग टाइम क्या है, क्लॉटिंग टाइम क्या है। देन ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, ये यूट्रस में नहीं हो रहा, ओव्यूलेशन गड़बड़ है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे। ब्लीडिंग कभी कभी बहुत लंबी चलेगी क्योंकि जब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस ज्यादा है और ईस्ट्रोजन की वजह से जो एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा है उसमें ब्लीडिंग कभी कभी थोड़ी 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 बहुत लंबी चलेगी या कभी बहुत हेवी विद क्लॉट्स होगी। देन एंडोमेट्रियल रीजन, endometrial reason is the most common reason which we see, and that is endometrial hyperplasia, thickening of endometrium which should be 12 maximum, अगर वो 14, 15, 17, 18, 20 जा रही है तो इट इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लेखन चिकित्सा और रक्त स्तंभक चिकित्सा करनी है, साथ में पित्त शामक तो देना ही है। हिट्रोजेनिक, जिसमें कोई कॉज नहीं पता है, नॉर्मली जो ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिसमें कोई कॉज समझ ही नहीं आ रहा, नॉर्मल सोनोग्राफी फाइंडिंग, एवरीथिंग इज नॉर्मल, थायराइड भी नॉर्मल है, सब हार्मोन इश्यूज नहीं है, तो उसमें या तो वो मल्टी ग्रेविडा हो, ये दिमाग में रखना, क्योंकि यूट्रस का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मल्टी ग्रेविडा में वो वॉल वापस उतनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती एंड फिजियोलॉजिकल लाइगेचर्स उतना अच्छा काम नहीं करते। तो कल या परसों किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा था किसी भी चीज का बड़ा होना वात है, तो उसमें आप वात शामक चिकित्सा करते हैं प्लस ऑफ कोर्स रक्त स्तंभक, तो रिजल्ट मिलता है। एंड कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें कुछ नहीं होता एंड पेशेंट्स जाके फिर हिस्टेक्टोमी करा लेते हैं। अब मैं आपको वापस वो स्लाइड पे लेके जाऊंगी। दिस इज एडिनोमाइसिस, ये नॉर्मल यूट्रस है और ये जो अंदर दिख रही है ये नॉर्मल एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, लेकिन दिस इज एडिनोमाइसिस। ये किसी एक जगह होता तो हम फोकल बोलते, सिर्फ फंडस पे होता तो हम ये बोलते दिस इज अर्ली साइन ऑफ एडिनोमाइसिस। बट तीनों वॉल्स पे आपको तीनों तरफ दिख रहा है तो दिस इज अ फॉर्म्ड हेट्रोजेनस स्ट्रक्चर जो पूरे यूट्रस को ऑक्यूपाई कर चुका है। अब एडिनोमाइसिस में ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग्ड पेनफुल होती है क्योंकि हर एंडोमेट्रियम अपने हिसाब से शेड होती है। इसमें हमारा प्राइम मोटो होता है लेखन, इनकी लेखन चिकित्सा करना। एक और फिल्म शेयर करूंगी पॉलिप की, दिस इज एंडोमेट्रियल पॉलिप। ये दो टाइप्स के आपको दिख रहे हैं, ये एंडोमेट्रियम है जो क्या है स्ट्रैटम फंक्शनलिस, और ये साइड की है, ये इतना ब्लीड नहीं करती। अगर प्लाजेंटा का स्ट्रक्चर याद आ रहा हो जो हमने प्रसूति में पढ़ा है तो उसमें एक बेसिलस डेसिडुआ होता है, डेसिडुआ बेसिलस एंड बेसिलस कैप्सुलेरिस, वो उतने फंक्शनल नहीं होते। मेन जो लाइनिंग थिक होती है और ब्लीड करती है वो फंडल होती है। फंडल से ही एक छोटा सा ओवर ग्रोथ शुरू होता है विच इज कॉल्ड एंडोमेट्रियल पॉलिप। ये सेंट्रल है, ये भी सेंट्रल है। दिस इज लैटरल वॉल, ये ज्यादातर सर्विक्स के बाहर लटक के आ जाते हैं, जो मैंने कल बोला था ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग्स के लिए या ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स, क्योंकि ये सर्विक्स के बाहर अगर यहां तक आ गया तो जब भी रिलेशन होगा आप मोशन में जोर लगाएंगे, कोई भी जोर वाला काम करेंगे, स्पॉटिंग हो जाएगी और पेशेंट घबरा जाता है कि ये जब भी मैं कुछ करता हूँ स्पॉटिंग होती है। एंड इसमें अगर कॉपर्टी लगी हुई है तो और मुश्किल है क्योंकि वो कॉपर्टी हर प्रेशर के साथ इन पे प्रेशर देती है। आई होप ये डायग्राम से आपको क्लियर हुआ ये वाला रीजन पॉलिप की अबनॉर्मल ग्रोथ यूट्रस की लाइनिंग की, जिसको हम पॉलिप कहते हैं, उससे क्यों ब्लीडिंग अबनॉर्मल यूट्राइन या डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। एडनोमाइसिस भी आपको दिखा दिया। फाइब्रोइड जो है वो सिर्फ सब म्यूकोसल फाइब्रोइड जो इनर लाइनिंग में है, यहाँ पे इनके नीचे, इन तीनों तरफ के नीचे वो ब्लीडिंग हैवी करता है। बाकी सारे जो मसल्स में है या बाहर है वो सिर्फ प्रेशर की वजह से थोड़ा ब्लीड या पेन देते हैं।
सब म्यूकोजल वाला ब्लीड करता है, क्योंकि वो उसको पुश कर रहा होता है। और जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सपेल करने के लिए, तो वो डबल फोर्स से पुश हो जाता है, एक मायोमेट्रियम का, एक फाइब्रॉइड का, तो वहां से गश ऑफ ब्लड आता है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, फॉलिकुलर स्टडी, जो आज के टॉपिक में था कि फॉलिकुलर स्टडी क्या है और हम क्यों कराते हैं। फॉलिकुलर स्टडी का सिर्फ एक ही एक मोटो है, एंड दैट इज कंसेप्शन, कि 3 फैक्टर्स हैं मोटे मोटे, बाकी तो बहुत है, कि ओवम अच्छा बन रहा है, बन के रिलीज हो रहा है कि नहीं, पहला। दूसरा, हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी अच्छा है, एंड तीसरा, ट्यूब्स ओपन है कि नहीं, क्योंकि अगर ये फॉलिकल बन के निकला भी और ये ट्यूब बंद है, तो यूट्रस में आने का और स्पर्म के मिलने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए हम फॉलिकुलर स्टडी पहला स्टेप करते हैं। दूसरा, कि अगर किसी की 3 साइकिल अच्छा ओवम बना और रिलीज हुआ तो भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, जबकि हस्बैंड का सब कुछ ठीक है, तो हम ट्यूब में HSG ये टेस्ट कराते हैं ट्यूब का। तो ये हमारे बेसिक टेस्ट हैं, जिसमें एक फॉलिकुलर स्टडी है, क्योंकि वो मेंसेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको आज टॉपिक में लिया है। आप इस वाले स्लाइड में भी देख पा रहे हैं, दिस इज दी फाइब्रॉइड जो अंदर तक हैंग कर रहा है, तो ये ब्लीडिंग ज्यादा कराएगा। ये पॉलिप्स है, ये एडिनोमाइसिस के शैडोज हैं, ये इंट्राम्यूरल मसल में फाइब्रॉइड है, ये पेन कराता है, और ये भी इंट्राम्यूरल है, ये पुश कर रहा है। तो अब ये इस कैनाल को पतला कर देगा, तो जब ब्लड यहाँ आएगा तो वो धक्का दे के आएगा, तो पेन होगा। तो डिस्मेनोरिया का रीजन, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का रीजन क्या हो गया, फाइब्रॉइड यूट्रस। सर्विक्स पे फाइब्रॉइड आ गया, तो यहां से जब ब्लीडिंग होगी, अगेन सर्विक्स टाइट है, उसमें एक फाइब्रॉइड है, अब उसमें से जब ब्लड आना है तो पेनफुल ब्लीडिंग होगी। तो दिस इज द सेकेंडरी रीजन ऑफ, दिस इज द रीजन ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इस स्लाइड में आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब हम फॉलिकल को कैसे देखते हैं, इस इमेज में पहले आपको समझा दूं, फिर एक फॉलिकल को कैसे देखना है वो देखेंगे। ये प्राइमोडियल फॉलिकल है, जो धीरे धीरे प्राइमरी हुआ, मैच्योर हुआ, अब उसमें एंट्रम कैविटी आ गई, ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया। इसकी एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। अब इसके अंदर एक पुश देता है जब LH हार्मोन आता है, सर्ज, और वो पूरे शेल को बाहर छोड़ के रिलीज हो जाता है। दिस इज द स्मॉल ovum which releases out and this is called ovulation. उसके बाद ये कॉर्पस लूटियम रह जाता है, जो 7 डेज तक अलाइव रहता है और प्रोजेस्टेरॉन देता रहता है, उस लाइन को और नरिश करता है। 7 डेज के अंदर अंदर अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये 3 मंथ्स तक अलाइव रहता है, जब तक प्लाजेंटा नहीं बनता, और एम्ब्रियो को नरिश करता है। आपको लाइनिंग मैंने बताई थी 11 to 12 एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ 18 to 20 एंड देन इट बिकम्स द प्लाजेंटा। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है, बच्ची अनमैरिड है या प्रेगनेंसी नहीं है, तो वो कॉर्पस एल्बिकैन्स बन जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का पीक नीचे आने लगता है, फिर ये एड्रेटिक सेल एंड ये धीरे धीरे फैगोसाइटोस हो जाते हैं एंड कॉर्टेक्स में चले जाते हैं। दिस इज ऑल दी मेड्यूला, ये बाहर की लाइनिंग है ओवरी की। अब इसी में अगर रप्चर नहीं हुआ, मैंने एक हेमरेजिक सिस्ट की बात की थी, ये ओवम नहीं बना, हम पेशेंट को इंड्यूस कर रहे हैं कि उसका एग बने, तो वो यहीं पड़ा रह जाएगा, और ये लाइनिंग का नेचर चेंज होना ही है समय के साथ। उसको अब कॉर्पस एल्बिकैन्स बनना है, अगर वो रिलीज नहीं हो रहा तो ये प्रेशर वो झेल नहीं पाती एंड इसमें लीक शुरू हो जाता है ब्लड, एंड दैट बिकम्स हेमरेजिक सिस्ट। वो नहीं ट्रीट हुआ, पड़ा रह गया, तो वो जो हेमरेजिक क्लॉट्स हैं वो और थिक एंड सॉलिडिफाई होने लगते हैं, एंड दैट बिकम्स द चॉकलेट सिस्ट। तो इस तरीके से हमको ये चेक करना है कि हमारी फॉलिकुलर स्टडी में पेशेंट का क्या क्या चल रहा है। फॉलिकुलर स्टडी की इंपॉर्टेंस यही है कि फॉलिकल का साइज बढ़ रहा है कि नहीं, डोमिनेंट फॉलिकल बन रहा है कि नहीं, और इसको हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट की साइकिल के साइज से। मैंने बोला 22 दिन से 35 दिन पकड़ते हैं हम, तो साइकिल को आप हाफ कर दीजिए, एक स्टैंडर्ड
हम एक एवरेज आउट कर रहे हैं, ऐसा नहीं मैंने हाफ बोला तो बिल्कुल उसी दिन हो जाएगा। हमने एक एवरेज किया कि किसी की साइकिल हर 22 दिन में आ रही है, तो उसका ओव्यूलेशन 11th डे होगा, तो इधर +-2 9th डे से 13th डे के बीच में ओव्यूलेशन होगा। अब 9th डे अगर ओव्यूलेशन हो गया तो हमको 3-4 दिन पहले से उसकी फॉलिकुलर स्टडी करनी है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 6th डे फॉलिकुलर स्टडी। अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14th डे हम ओव्यूलेशन ले रहे हैं, उसमें हम उसकी फॉलिकुलर स्टडी 8th या 9th डे से करा सकते हैं। किसी की 35 डेज की साइकिल है तो आप इधर थोड़ा और 10वें 11वें दिन से करा सकते हैं, क्योंकि पेशेंट इरिटेट होता है बेटा। हमारा एक दिन में उसको भेजेंगे, खर्चा भी है और उनके पास भाई नेचुरली सब बिजी हैं, इरिटेट होने लगते हैं, मैडम और कितने दिन जाना है। तो आप असेस करेंगे। पहला साइज अगर फॉलिकुलर स्टडी का आ रहा है कि इट इज 5 to 6 mm, ये शुरुआती है, ये तो बिल्कुल मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स पीसीओडी पैटर्न है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप उसकी सोनोग्राफी एकदम से नहीं कराएंगे, फिर 2-3 दिन के गैप के बाद, क्योंकि एज पर बुक, एज पर साइंस, हर 24 घंटे में एक फॉलिकल 2 mm बढ़ता है, वो 2 बढ़ता है, और उधर ईटी एंडोमेट्रियम 0.5 बढ़ती है, आधा mm बढ़ती है। ये असेसमेंट हम पहली रिपोर्ट में कर लेंगे फर्स्ट डे। दिस इज कॉल्ड द फॉलिकुलर स्टडी की बिगनिंग। अब ये फॉलिकुलर स्टडी की बिगनिंग हमने देख ली, और अगर किसी का 11 है तो हम एक दिन छोड़ के करा लेंगे, क्योंकि उसका स्टार्टिंग में इतना अच्छा है, और वो 2 बढ़ा तो 13, फिर एक दिन छोड़ के हमारे पास 14-15 आना चाहिए हमें कितना, 19 से 22 या एट द मोस्ट 23। तो चूक ना हो जाए हमसे, उस केस में हम एक दिन छोड़ के कराएंगे। ये हो गया ओव्यूलेशन का पहला पॉइंट। दूसरा, ओव्यूलेशन का टाइमिंग। आपको एक बार असेस हो गया कि इस पेशेंट का इस टाइम निकलता है, अगला आई विश जरूरत ना पड़े किसी डॉक्टर को सेकंड साइकिल कराने की, पर पड़ती है तो आपकी एक सेटिंग बैठ जाती है कि हाँ अगली बार तुम 10वें दिन जाओगी। ईटी एंडोमेट्रियल थिकनेस हमें देखनी है, जो ट्रिपल लाइन पैटर्न मैंने आपको बताया था कि एक बार फिर इसी में बता देती हूँ, ये 1 2 3, ये ट्रिपल लेयर पैटर्न दिख रहा है आपको। एंडोमेट्रियम 3 पैटर्न में है, ये ऐसा वाला सेक्शन है, बट जब हम ये आप सामने देख रहे हैं तो 3 दिख रहा है, बट जब आप साइड में देखते हैं सजाइटल में, तो आपको मायोमेट्रियम, एक पतली सी लाइन, सेंट्रल लाइन, देन मायोमेट्रियम। मैंने वो पहले दिखाया था सैंडविच पैटर्न, वैसा दिखता है। और अगर वो दिख रहा है ट्रिपल लेयर तो इट इज अ वेरी गुड लाइनिंग, उसमें हम बोलते हैं यस ट्रिपल लेयर लाइनिंग, ईटी एक्टिव, मतलब आपको तीनों लेयर्स दिख रही हैं उसकी। अब ल्यूटेनाइजिंग की फॉलिकल बड़ा होके बिल्कुल ऐसे किनारे में आ गया। मैं अपनी डॉक्टर से ऐसे ही पूछती हूँ, आज ही एक पेशेंट के लिए पूछा कि मैडम उसका किनारे पे है कि नहीं, बिकॉज ये सोनोग्राफी में दिखता है बेटा। तो वो मुझे बोली यस कॉर्नर पे बल्ज दिख रहा है, यानी वो रिलीज होने वाला है। तो उसमें हम सारी उसकी ओव्यूलेशन की दवाइयां बंद कर देंगे और फिर अगले दिन भेजेंगे, क्योंकि अगर वो लेती रही बेटा तो वो सिस्ट बन जाएगा, वो रिलीज नहीं होगा और वो बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका फॉलिकल जहां 19-20 बना, आप शतावरी, पुष्पदाना, ओव्यूलेन जो भी दे रहे हैं, यू विल स्टॉप ऑल एंड व्हाट विल वी स्टार्ट, अनुलोमन चिकित्सा, है ना, हरित की, दशमूल, ये स्टार्ट कर देंगे। और अगर लग रहा है कि पीसीओडी है, कफज है, तो साथ में हम स्टार्ट कर देंगे चित्रकादी, अग्निटुंडी, अजमोदादी, ऐसा कुछ जो उसकी अग्नि दीप्त रखे और अच्छे से अनुलोमन हो। अब एक पेशेंट का बहुत मजा आया था, मैंने फोन पे बोला कि भेज रही हूँ, 2 बड़े फॉलिकल हैं इसके, आप आज ध्यान से देखना निकले हैं कि नहीं। यू नो व्हाट शी सेड, मैडम मैं देख रही हूँ, ओ एक तो निकल गया, इट वाज लाइक दिस। तो इतना कॉन्फिडेंस आता है ना। जस्ट भी एक तो सबसे पहले अगर आप गायनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई एक अच्छी सोनोलॉजिस्ट से दोस्ती करिए बेटा। फॉर्मल रिलेशनशिप्स में कभी प्रैक्टिस नहीं होती। कोई एक सोनोलॉजिस्ट जिससे आपका कोई बिजनेस माइंडेड प्रैक्टिस ना हो, आपके पेशेंट ठीक रहे वैसी प्रैक्टिस करिए, तो वो हमें दिख जाता है। एंड लास्ट इज रिस्पॉन्स टू ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स विच गिव अस द सैटिस्फैक्शन, एंड पेशेंट को भी खुशी देता है कि देखो ये हुआ और निकल गया। नाउ कम्स की ओव्यूलेशन
जो आर्तव प्रवृत्ति है अंतः पुष्प की, वो रप्चर हुई तो कब, वो मैं आपको वैसे पीछे पूरा बता चुकी हूँ कि नॉर्मली 14th डे होती है। और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें अपान वायु और पित्त, स्पेशली मेन काम तो अपान वायु का है लेकिन पित्त का भी है, ट्रांसफॉर्मेशन। कल बताया था हार्मोन्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एफएसएच से एलएच। तो पित्त दोष जो है अब उसका लाइनिंग का पाचन करेगा और ये बाहर निकलेगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा सब बंद कर देंगे और अनुलोमन चिकित्सा, और हमको पता है इसका एक बन नहीं रहा, तो अग्नि दीप्त करने वाली चिकित्सा। आई होप मैं जो बोल रही हूँ आप सबको समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं आप। देन ओव्यूलेशन जिनमें नहीं हो रहा, अब हमको अपना दिमाग लगाना है कि यार ये सब कर लेने के बाद भी नहीं हुआ, अब क्या करें। तो कहीं तो तगड़ा वाला अवरोध है, तो उसमें कफ और आम का पाचन करना ही पड़ेगा, अग्निमांद है, अच्छा वाला श्रोतोशोधन करना पड़ेगा। आयुर्वेदिक इंटरप्रिटेशन में follicular genesis and ovulation is all correlated with अंतःपुर की उत्पत्ति। ग्रोथ, इस ग्रोथ में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या दवाइयां देनी है। तो पहले तो आर्तव धातु का पोषण, रस धातु की चिकित्सा। किसी में रस है दिख रहा है आपको तो उसको फलघृत बिल्कुल दे, एक सेकंड थॉट नहीं दे। फलघृत नहीं ले, मतलब मुझे कॉम्बिनेशन जो अच्छा लगता है, फलघृत पूरे जेनाइटल का पोषण कर रहा है, शतावरी एंडोमेट्रियम और ईस्ट्रोजन वाला काम कर रही है, पुष्प धनवा भी कर रहा है, और साथ में अगर कहीं कोई डाउट है, कोई इन्फेक्शन या कुछ है तो इसको आप गुडुचि ऐड कर दीजिए। बस ये स्टार्ट कर दो, आर्तव धातु का पोषण हो जाए। अब फर्स्ट 12 डेज तक यही करेंगे और फॉलिकुलर स्टडी कराएंगे। जब वो ग्रोथ दिखती है ना, इतनी खुशी होती है। और जैसे ही आपका एक ऑप्टिमम लेवल पहुंच गया 18 19, मैं बोल रही हूँ इट्स अ रिस्क, क्योंकि हम धक्का दे रहे हैं उसको। वो धक्का एक सेकेंड डे से उसको दे रहे हैं, 12वें दिन पे वो बाउंस ना मार जाए और सिस्ट ना बन जाए, वही रोक दो, लालच नहीं करो। और वहीं रोकने के बाद बिना मेडिसिन के उसकी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट दिन छोड़ के ग्रोथ देखो, साथ में या कुछ दे दो अनुलोमन के लिए। निकल गया परफेक्ट, हमने जंग जीत ली। नहीं निकला तो HSG देना पड़ेगा। कल परसों में किसी ने पूछा था, बिकॉज प्लीज डोंट मिस द साइकिल। एक एक महीना एक प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए, मतलब जिसका नहीं हो रहा है वो रोता है बेटा, और वो रोता है तो हमें लगता है वी आर जीरो। ठीक है, हाइपोप्लाजिया और एट्रेजिया क्षय की कैटेगरी में आता है। तो उसमें मैंने बोला है कि अगर 5 सेंटीमीटर से छोटा यूट्रस है जो बंद मुट्ठी के बराबर होता है, उसमें आप उसको बल्य औषधियां, रसायन ये सब दें। और पंचकर्म में चाहे, बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है इसलिए पेशेंट आता नहीं है, चाहे तो उसी को सिखा दीजिए। ये महाराष्ट्र में ट्रेंड है कि वो उसी के घर वालों को सिखा देते हैं वस्ती, कि आप उसको 3 महीने वस्ती दीजिए, पीरियड्स के टाइम 7 दिन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास कोई इतने दिन आएगा नहीं, आप 100 रुपए में वस्ती करोगे नहीं, 3 महीने की वस्ती बहुत महंगी। देन कम्स दी एंडोमेट्रियल चेंजेस। ये सब आई होप 4 दिनों में आपको याद हो गया होगा कि किसी चीज की थिकनेस बढ़ाएंगे दोषों के हिसाब से कफ दोष, और धातु के हिसाब से रस धातु, हेल्पिंग धातु है रक्त धातु। तो तीनों को हमको बल देना है, रस धातु, रक्त धातु और कफ। बड़े नहीं पर कफ का सपोर्ट लेंगे, ऐसी हम दवाइयां पेशेंट को देंगे। थिन एंडोमेट्रियम में, अब इनको थिन है तो बल तो देना ही है, लेकिन कहीं वात तो नहीं बढ़ा वो देखना है, तो बेसिस बस्ती दे दीजिए 8 दिन की। इसमें लेखन नहीं, निरूह नहीं, सिर्फ मात्रा बस्ती, ये पोषण करेगी, ब्रीहन करेगी। नो डोमिनेंट फॉलिकल, सबसे गंदी बीमारी पीसीओडी, इसमें पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। पहला दीपन पाचन, देन श्रोतोशोधन, देन शमन चिकित्सा। इस तरीके से हम काम करेंगे तो हमको फॉलिकल मिलेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 महीने में मिल जाता है।
इतने 24 सालों की प्रैक्टिस में ये तो देख लिया है कि मिलता है बाय 3rd मंथ. डोंट प्रॉमिस द पेशेंट बट वर्क हार्ड अपॉन हर. अब आता है डिस्मेनोरिया. डिस्मेनोरिया मीन्स कष्ट या कृष्णार्थ. डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंसेस सबको पता है बेटा, पर उसका डायग्नोसिस बनाना है हमें. ये नहीं कि हम उसको मीनोक्रैम दे दें, हम दशमूल दे दें, हम स्पाज्मोप्रोक्सिबोन दे दें, ये नहीं. दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट. हमको ये डायग्नोसिस बनाना है. पेशेंट आई 40 इयर्स की है कि मैडम 3-4 महीने से बहुत पेन के साथ मेंसेस आ रहा है. जब मेंसेस चला जाता है वो पेन कम हो जाता है. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में प्राइमरी तो मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल क्रैम्पिंग है. कई बार वो बड़ी सी एंडोमेट्रियम बन जाती है मेम्ब्रेनेसी, जिसको निकालने में. कई बार कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया. और नई बच्चियां जो यंग होती हैं उनको वो पेन थोड़ा ज्यादा महसूस होता है कि क्योंकि पूरा ब्लड फ्लो एकदम से वहां आता है, तो दे एंड कई बार बहुत एक्सर्शन कर रहे हैं, खान पान बच्चों का थोड़ा गड़बड़ है, स्पोर्ट्स भी जाते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो उसमें वात बढ़ जाता है. हम सब लेडीज को वो समझ आ जाती है कि हमें कैसे रहना है. तो प्राइमरी में अगर ऐसा कुछ है चलेगा, बट सेप्टेट यूट्रस है या उसमें वर्टिकल की जगह कुछ हॉरिजॉन्टल है, हाइमेन जो है उसमें बहुत छोटी सी ओपनिंग है, सर्विक्स इज कोनिकल, पिन होल हॉज है, तो ये सब स्ट्रक्चरल है. इनको हम बोलते हैं, वो जो शब्द आता है ना, मैरिज के बाद डिलीवरी के बाद सब ठीक हो जाएगा, ये वो वाले कॉजेस होते हैं कि डायलिटेशन होगा तो पेन कम हो जाएगा. सेकेंडरी आपको डायग्नोसिस बनाना है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि चूक हम यही करते हैं बेटा. डोंट टेक इट अदरवाइज. जनरल प्रैक्टिशनर्स जो एमबीबीएस पुराने हैं वो और आयुर्वेद में यहाँ पे चूक होती है, क्योंकि हम डायग्नोस्टिक टूल्स को यूज करने से या तो ईगो हर्ट समझते हैं अपनी कि आयुर्वेद वाले हैं, या करना नहीं चाहते, या पता नहीं गॉड नोस. तो ये मत करो ऐसा. कोई 40 इयर्स की जो मैंने बोला पेशेंट आई है, आपका उसी टाइम दिमाग में आना चाहिए फाइब्रॉइड हो सकता है इसको इंट्राम्यूरल, कहीं कोई बड़ा सा ओवेरियन सिस्ट तो नहीं बन रहा, कहीं एंडोमेट्राइटिस या एडिनोमाइसिस तो नहीं हो रहा, मैरिड है, 40 इयर्स की है, प्रॉपर्टी की हिस्ट्री तो नहीं है, वो पूछेंगे, क्योंकि एक निकली, दूसरी निकली, तीसरी निकली, करते हैं ना, एक डाली, नेक्स्ट पीरियड में दूसरी डाल दी, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी तो नहीं है. एंड लिटा के एग्जामिन हर पेशेंट को करिए. राइट इलियक फोसा से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो और लेफ्ट तक एंड हो. कहाँ पेशेंट को पेन है आपको समझ में आए. अगर उसको इलियक फोसाज में पेन है तो फिर आप उसकी डाइजेशन की हिस्ट्री भी मांगे कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, कोलाइटिस तो नहीं है. तो इन सब चीजों में उसको डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होगा. फिर आप डायग्नोसिस पे जब पहुंच के उसको ट्रीट करते हैं तो पेशेंट को बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने तो सिर्फ दर्द बोला था, मैडम ने पकड़ लिया कि मुझको ये बीमारी है. तो ये चीजें प्लीज छोड़ना नहीं है सिर्फ दशमूल और मीनोग्राम देके. आपके पास पेशेंट अगर इस कंप्लेन के साथ आया है, और मान लो वो तब आया है जब उसका पीरियड आने वाला है और डर के मारे आपके पास आया है, तो बोलो मैं आपको अभी 5 दिन की दवाई लिख रही हूँ पीरियड तक की, इस पीरियड में कोई आराम आता है तो ठीक है, नहीं तो अगले में सोनोग्राफी कराएंगे. पुट योर पेन डाउन. थोड़ा स्टर्न बोलना सीखो. पेशेंट अपने आप कराता है, आपके पास सोनोग्राफी नहीं कराएगा, दूसरी जगह सीटी स्कैन कराएगा. वो आपका कॉन्फिडेंस होता है जो पेशेंट करता है. तो इसमें हमको क्या कारण है, निदान, वेग धारण, मैंने कहा वो आप हिस्ट्री लेंगे. रूक्ष तीक्ष्ण कटु आहार, आहार रूक्ष तीक्ष्ण कटु आप नहीं पूछ पाते हो, बट एक आप जनरल पूछोगे आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, उसी में आप समझ जाओगे. यंग जनरेशन है तो गड़बड़ है ही. एज वालों में भी अभी मैं पेशेंट्स में देखती हूँ, मैम मैं स्कूल में टीचर हूँ, अकेले रहती हूँ, तो खाना तो आपको पता है. आज ही एक पेशेंट बोली, यू नो आई डोंट गेट टाइम, कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, तो मैं तो मैम चलते फिरते खा लेती हूँ. तो ये बिल्कुल बात का गड़बड़ है वहां. बट वी विल नॉट टेक इट लाइटली बिकॉज शी इज 38. देन एक्सेस फिजिकल एक्टिविटीज में भी बात का बढ़ना होता है. क्रोध, स्ट्रेस तो सभी कुछ खराब करता है. अगर मैं अभी एकदम गुस्से में आ जाऊं किसी रीजन से, तो आगे की स्लाइड सब गड़बड़ा जाएंगी. जो मैं बोलना चाह रही हूँ मैं नहीं बोलूंगी. वो अवरोध जो है वो मानसिक अवरोध है, मनोबल स्रोतस का. ऐसे ही शरीर में नीचे बहुत सारे स्रोतस हैं जो गड़बड़ करते हैं. देन आर्तव की उप धातु, वही
सब जो ऋतु क्षेत्र अंबु बीजा नाम हम पढ़ते हैं कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ को निकालना हमें है। मैंने आपको पहले वो सब बता दिया। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? नॉर्मली पीरियड के 2 या 3 दिन पहले से एक स्लाइट क्रैम्पी पेन आने लगता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन नीचे जा रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन का प्राइम फंक्शन है टू कीप द स्मूथ मसल्स रिलैक्स्ड। अब वो जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, टाइट होने लगती हैं, रिलैक्सेशन उनका कम हो जाता है, तो एक आता जाता क्रैम्प वेव की तरह आएगा और चला जाएगा। तो वो आपको 24-36 आवर्स पहले से फील होने लगता है, एंड दैट गोज ऑफ आफ्टर 24 आवर्स। दिस इज नॉर्मल। लोअर एब्डोमेन में है, थोड़ा बहुत बैक एंड थाई में है, दैट इज नॉर्मल, दैट नीड्स नो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट रेस्ट एंड लाइट फूड। इसके साथ थोड़ी सी वॉमिटिंग सेंसेशन हो, देखो आप सिम्टम्स देखो, वॉमिटिंग, डायरिया, स्मूथ मसल्स रिलैक्स थी, सब बढ़िया था, हम सब ठीक थे, पर जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन गया हमारे अंदर क्या ट्रिगर होने लगा? थोड़ा थोड़ा ईस्ट्रोजन बढ़ने लगा, एंड आपकी एंजाइटी लेवल्स, मूड को अच्छा रखता है प्रोजेस्टेरॉन, वो बढ़ता है, और नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया ये सब ऐड हो जाता है, एग्रेशन, ये सब चीजें बढ़ने लगती हैं। तो दीज आर नॉर्मल अगर ये सिर्फ 2 दिन का खेल है। अदरवाइज घर में कोई लेडी दिन भर गुस्सा हो तो आप नहीं झेल पाएंगे, उसको शिरोधारा देना है। अगर उसको पेन नहीं है, सिर्फ चिड़चिड़ाहट है, देन आता है चिकित्सा सिद्धांत, अपान वायु का शमन। अपान वायु का शमन हर बार बस्ती से नहीं होता, पिचू भी रख सकते हैं, दशमूल का पिचू, धनवंतरम का पिचू, कैस्टर ऑयल का पिचू, या मिक्स ऑयल का पिचू, बस एक्सटर्नल पे रख दे। पिचू भी पेशेंट नहीं माने तो सिर्फ एक उसको बोलिए ऑयल को वजाइनल कैनाल पे ऐसे लगा दे। ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स उनको रिलैक्स कर देंगे, क्योंकि वहां की मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है। आर्तव स्रोतस का शोधन जब एक्सेसिव हो, यहाँ शोधन की जरूरत डिस्मेनोरिया में नहीं है, जब तक बहुत एक्सेसिव कुछ ना हो। दीपन पाचन और आम, यस, अगर किसी का डाइटरी पैटर्न गड़बड़ है तो उसमें आप दीपन पाचन चिकित्सा दे के अपान वायु का शमन करेंगे। हर जगह हमको वमन विरेचन वस्ती नहीं करना है। रक्त प्रसादन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। जिनको एक्ने आते हैं, इनडाइजेशन होता है, गुस्सा बढ़ता है, ये सिम्टम्स सब पित्त के हैं, और जहां पित्त इन्वॉल्व है वहां रक्त प्रसादन चिकित्सा करिए। फ्लो भी छोटे छोटे क्लॉट्स में नहीं, अच्छे से होगा, एंड ये सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे। एंड बेस्ट रक्त प्रसादक ड्रग इज मंजिष्ठा। मंजिष्ठा यूट्रस पे बहुत अच्छा काम करती है। हल्दी, नीम रक्त दोषों के लिए है, पर मंजिष्ठा दोनों को बैलेंस करती है। मंजिष्ठा को किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं आप। देन वाथर थेरेपीज, वाथर थेरेपीज में पोटली, जेंटल, स्थानिक स्नेहन स्वेदन वो कर सकते हैं। चिकित्सा में शमन चिकित्सा, शोधन प्रोटोकॉल है अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे है। स्थानिक अच्छा रिजल्ट देती, मैंने पिछू बोला, तेल का लगाना बोला, नाभि में नाभि पूरन करिए, यस, ये कैसे भूल गए, नाभि पूरन करिए आप कैस्टर ऑयल से, दशमूल तेल से, पेशेंट घर पे कर सकता है। नाभि पूरन कराइए, पेन कम होगा। और आहार विहार, डाइट का ध्यान रखें। पूजा, इट इज 10:30। मीनोपॉज एंड डीयूबी को कल ले लूं अगर किसी का क्यूए राउंड का है, क्योंकि मीनोपॉज भी एक लंबा टॉपिक है, क्योंकि कल वो ओवरलैपिंग हो रहा था टॉपिक्स का, तो मैंने सोचा था कि इन 2 को कल कर दूं। बोलो, अदरवाइज मैं तो बोलती जाऊंगी। मैडम क्वेश्चन राउंड ले लेते हैं, ले लीजिए, कर मुझे ये लीजिएगा। कर मैम बोलिए। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हाँ, मेरा पेशेंट है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की है, उसको 9th डे ही ओवुलेशन, मैंने फॉलिकल स्टडी कराई तो एग फॉलिकल बहुत अच्छा बना, लेकिन उसकी एंडोमेट्रियम थिकनेस 7.6 थी और फॉलिकल उसका था 22/24 का, तो उसमें मैं क्या करूं? कब कराइए ये आपने? ये मैम इसी महीने कराई, 9th डे ही उसका एग बहुत फिर अच्छा बना। आपने रप्चर करवाया कि नहीं?
एंडोमेट्रियम थिकनेस तो बहुत कम थी ना। ना हमने कल पढ़ा ना 7 से 11 लोअर लिमिट पे है, और जैसे एग रप्चर होगा ना वो 8 पहुंच जाएगी। नहीं मैम ये तो नहीं कराया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल। हाँ ये ध्यान रखो, देखो मैं सबको बता रही हूँ, अगर 7 मेरी तो 5.8 पे भी प्रेग्नेंट हुई है। कैसे? ये युक्ति प्रमाण लगाया मैंने कि देखो कैसे होता है पीसीओडी में ओवुलेशन इंडक्शन कैसे करें। अभी बता रही बेटा, पहले इनका आंसर दे दूं कि देखो कैसे करते हैं हम। क्या बोल रही थी मैं? अरे आपने क्या पूछा था, आप एक बार फिर से बोलना। लाइनिंग थे, हाँ 7.6 अब mm। देखो 5.8 थी मेरी एक पेशेंट की। स्टिल रिमेम्बर दीपिका, वो प्रेग्नेंट होके आई तो मैं हैरान थी, एंड फॉलिकल वाज 23। अब इधर वो 23 है, इसको बढ़ाऊं तो वो सिस्ट बन जाएगा, है ना कश्मकश? वो बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, तो इधर HCG दे दिया, क्योंकि चित्रगादी से निकलने में 2 दिन लेगा। इधर मैंने अच्छे से HCG का इंजेक्शन लगाया। अब आज HCG लगाया है, कुछ मत दीजिए। अगर आप शतावरी या कुछ देंगे तो वो उसको निकलने नहीं देगा, क्योंकि वो ईस्ट्रोजन है। स्टॉप ऑल दी मेडिसिन। जब आप HCG दे दो, सब दवाइयां 2 दिन के लिए बंद कर दो। कर दी बंद। अब वो रप्चर की रिपोर्ट आपके पास आ गई। जैसे ही रप्चर होता है थिकनेस 5 मतलब लगभग 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, ठीक है। मान लो वो 6.8 आ गई, वो भी अच्छी नहीं है। अब रप्चर के बाद फर्टिलाइज होके इम्प्लांट होने में 4 से 5 दिन है, मत घबराओ जी। शतावरी 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, गोक्षु 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, आप उसको इम्प्लांटेशन के टाइम तक 9-10 पहुंचा ही लोगे। ठीक है डॉक्टर साहब, समझ में आ गया आपको? जी है ना? जी। दिस इज हाउ स्टार्ट। अब मैम उसे आयुर्वेद में करना। आयुर्वेद में शतावरी 2 TDS, गोक्षु 2 TDS। बिल्कुल दीजिए, आपको कुछ और अच्छा लगता है वो भी दीजिए, ये तो मैं मेरा बता रही हूँ, है ना। बट साइकिल मत वेस्ट होने दो। पेशेंट वहीं डिप में चला जाता है, अरे यार मेरा ये महीना गया, है ना। उसके डिप में जाते ही अपन भी डिप में चले जाते हैं। जी जी। बच्चे आज तो QA राउंड अलाउड है, मतलब जोर से बोलने के लिए। मैसेज मत करो ना, मैं मैसेज पढ़ूं कि सुनूं? मैम ईटी इंक्रीज करने के लिए आयुर्वेद में क्या दे सकते हैं? अच्छा, अभी एक क्वेश्चन, ET इंक्रीज करने के लिए क्या दे सकते हैं? हाँ जी। अभी मैंने बताया ना, शतावरी गोक्षुर बढ़ता है। कैसे गोक्षुर कैसे देना है मैम? डोज बेटा तेरी मर्जी, प्रैक्टिस में अगर तुम्हें लग रहा है कि वो 6 ही mm है खाली, बढ़ा दे, TDS दे दे। ओके मैम, बहुत बार अल्ट्रासाउंड में ना 2 ही होता है और उसको पीरियड 2 है बेटा, 2 है तो डोंट डू एनीथिंग। 2 में उसको नेक्स्ट साइकिल में बुलाओ। 4 से नीचे है तो कुछ नहीं करो, और उसको फिर पिचू रखने बोलो पूरा महीने, वजाइना से। 4 के पहले हाथ मत उठाओ, कुछ भी नहीं होगा, वो डिटैच हो जाएगा। किस चीज का पिचू रखे मैडम? वल्ग्रिप, ठीक है मैम। मैम ओरल देने से भी ईटी बढ़ता है? मैम फलग्रिप जैसे ओरल देते हैं तो भी ईटी इंक्रीज होता है? मुझे ये बताओ, आपको यहाँ पे खरोच आई है, मुंह से एंटीबायोटिक खाओगे कि यहाँ ऑइंटमेंट लगाओगे? और लोकल लगाएंगे। ये चिकित्सा, ठीक है। हाँ मैम आपने बताया था कि एक पेशेंट आया था जिसकी ट्यूब्स भी ओपन थी, एक भी रिलीज हो रहा था, पर वो फर्टिलाइज नहीं हो रही थी क्योंकि उसको हिर्सुटिज्म था। तो मैम फिर आपने क्या दिया, मतलब निर्गुंडी दिया क्या आप कह रहे थे? तो आज ही की पेशेंट है वो, आज सुबह की पेशेंट है, मिड साइकिल में आई है। उसको नहीं बेटा, अब निर्गुंडी दूंगी तो कब वो जाके प्रेग्नेंट होगी, ये रिस्क नहीं लेना। 32 साल की पेशेंट, शादी को 4 साल, नो रिस्क, एक्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट, है ना। अभी वो मिड साइकिल आई है, कुछ भी नहीं कर सकते, तो अभी तो उसको स्टिमुलेट कर दो बस। आप जिससे भी करते हो, सुकुमारम, एनीथिंग, व्हाटएवर। अब आप लोग क्या क्या यूज करते हो बताओ तो मैं बता पाऊंगी, है ना। रज प्रवर्तनी ने स्टिमुलेशन, रज प्रवर्तनी से नहीं, हम उसका स्टिमुलेशन, है ना। आप वो दीजिए, दशमूल हो गया, शतावरी तो नहीं, तो उस हिसाब से फिर वो अच्छा लगता है, अशोका एंड ऑल, है ना। मैं नॉर्मली कुमारम कषायम देती हूँ, तो कुमारम कषायम और फलग्रित की 2-2 कैप्सूल सुबह शाम। मेरी साउंड ब्रेक हो रही है बेटा, मैं तो वहीं बैठी हूँ, आप जगह बदलो। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ
हेलो, हाँ जी मैम। जैसे अगर किसी का डीएनसी के बाद जो है वो लाइनिंग जो है वो इम्प्रूव ही नहीं हो रही है, मतलब थिन लाइनिंग के साथ ही पेशेंट है या फिर इम्प्लांट नहीं हो पा रही है प्रेगनेंसी, तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? इसमें ओरल अगर उत्तरवस्ती करती हो बेटा, रमन करती हो आप? नहीं मैम, एक्चुअली नहीं, उत्तरप्रदेश तो ठीक है। नहीं करती। और इवन आई डोंट डू वेरी फ्रीक्वेंटली बेटा, क्योंकि ओके। उसके लिए बिल्कुल ओटी चाहिए होता है ना, तो मैं तो वही बहुत तो। नेसेसरी है तो ही करती हूँ। तो मैंने कहा ना, स्थानिक चिकित्सा दे उसको, ओके। शतावरी तेल की वस्तु दे, बिचू रखवा दो, शतावरी इज एस्ट्रोजन, ठीक है। ओके। और ओरली भी उसको शतावरी और फलग्रित बोलो, तुम ये 3 महीने लो, फिर मेरे पास आओ। ओके। ओके। समझ गए? और हाँ जी, हाँ जी। और एक गुड चीज और इवनिंग देखो, मैम। अगर बन नहीं रहा है यानी बात है ना वहां, जी। वस्ती दे दे, यस मैम। और वस्ती नहीं ओके। करती तो दशमूल दे, सॉरी सॉरी मैम, बस्ती नहीं तो। वस्ती नहीं तो दशमूल साथ में ऐड करो। मैडम ओके। दशमूल ओके। कषाय, ओके। दशमूल अरिष्ट। अगर आपको पेशेंट पित्ता लग रही है तो अरिश मत दीजिए, फिर कषाय दीजिए। ओके। ओके। और गुड पूछो इवनिंग मैम। मैम। ईशिका, पूछो। Yeah, ma'am. Candida infection में what will be the best drug of choice in 38 years का लेडी है? टुडे आई गॉट 2 पेशेंट्स। मैं आज वही मेरे स्टूडेंट्स जो सीखने आते हैं, मैं उनको बोल रही थी, देखो बच्चे आयुर्वेद में दम है। दोनों पेशेंट्स थे वो वाले, वॉइस ओवरलैप हो रही है तो एक एक करके बोलेंगे बेटा, बाकी लोग म्यूट हो जाएंगे, चूचू की आवाज नहीं आएगी। सिर्फ ईशिका का माइक खुला रहे, बाकी सब बंद कर लो, टर्न बाय टर्न करे। दीप्ति माइक बंद करो बेटा। तो अब उसमें बेटा क्या करेंगे, त्रिभंग भस्म जरूर देंगे, है ना, क्योंकि वो जेनाइटो यूरिनरी पे काम करती है। अब उस टाइम तो कैंडिडिसिस और ये सब नहीं था, ये तो अब हमारी टर्मिनोलॉजी में शामिल हुआ है ना, तो त्रिभंग भस्म जरूर देंगे। अगर कोई वॉश या कोई क्रीम आप लोग अपने ओपीडीज में यूज करते हैं वो भी करेंगे, मतलब इंटरनल एंड स्थानिक दोनों करेंगे। तो त्रिभंग अकेला काम नहीं करेगा, डिस्चार्ज भी रोकिए। डिस्चार्ज में वॉट एवर यू यूज, ल्यूकोल, ल्यूकोश्री, फेमीप्लेक्स, फेमीफोर्ट, पुष्यानो, मुस्ली खदिर आदि वो देंगे। चंद्रप्रभा मैं जरूर यूज करती हूँ फीमेल्स के जेनाइटल्स के लिए, और एक स्थानिक चिकित्सा। सबको बीडी 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 करने, बस पेशेंट ठीक होगी। गिव अप फॉर 10 days। लेकिन हिस्ट्री ले लो कि डायबिटिक तो नहीं है। No, अगर ma'am. She is not diabetic diabetic. तो डू दिस बेटा, डू दिस। मैम जैसे हमारा डिस्चार्ज भी नॉर्मल है, सब कुछ है, जस्ट एक सिम्टम होता है कि वेजाइनल ईचिंग है और कुछ भी और एबनॉर्मलिटी नहीं है। तो हम लोकल देना चाहते तो आयुर्वेद में मतलब बेस्ट हिमालय किसी का भी सबसे बेस्ट ऑइंटमेंट कुछ है? से भी अच्छे आ गए बेटा, फंगेस, जेबी, फेमीप्लेक्स, ये अच्छे आ गए। फेमीप्लेक्स फॉर हाँ। ऑइंटमेंट फॉर ईचिंग। हाँ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज के लिए अच्छा आ गया, ओके मैम। है ना। और बोलो मैम, एक नेक्स्ट। पेशेंट नहीं आ रहे। मंताशा बोलेंगी अब खाली। हाँ बोलो मंताशा। हाँ मैम, एक पेशेंट है, उसको लेबिया माइनोरा में मैम एक चीजी मटेरियल डिपॉजिट हुआ रहता है, बिना कोई ऑर्डर के, बिना कोई इचिंग, बिना कोई डिस्चार्ज के। रहता है क्या डिपॉजिट होता है? मैम एक चीजी मटेरियल एकदम वाइट, जैसे ईस्ट इन्फेक्शन की तरह। चीजी मटेरियल, ओके, फिर? हाँ। हाँ, लेकिन मैम उसको कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, मतलब कॉन्टिन्यू उसको। ऐसे में आप सिर्फ उसको बाई वीकली योनि धावन के लिए बोले। पंचवल्कल क्वाथ पेशेंट नहीं कर सकता अरेंज, आ गए हैं अब तो वॉशेस, इम्यू वॉश में पंचवल्कल को आती है, इम्यू वॉश में वो उसको यूज करने बोले, नहीं तो फिटकरी का पानी, पर ड्राई रखे वो एरिया, ठीक है। एंड एक, जब भी कुछ ऐसा हो और तुम्हें लगे कुछ भी नहीं है, एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर दे दो, खुद की इम्यूनिटी उसकी अच्छी हो जाए बस। एंड हिमालय का फ्लोरा सैंटे बहुत अच्छा काम करता है इसमें, उसमें लैक्टोबैसिलस है, गुड बैक्टीरिया डेवलप कराते हैं, वो भी दे सकते हो फॉर 15 days 1 week। फ्लोरा सैंटे हिमालय का। इंडू वॉश नहीं बेटा, इम्ब्यू, IMBU, इम्ब्यू वॉश कंपनी। बताती हूँ, थोड़ी देर में याद आ जाएगी। बताओ। मैम उस दिन 2 दिन पहले ही आपने बताया था फाइब्रोएडेनोमा में कांचनार, गुगलो और 2-3 चीजें और बताई थी ना, एक साइटोक्रेल करके और कारकोना करके। किसमें बेटा, जो किसका ट्रीटमेंट पूछ रही हो? मैम ब्रेस्ट में जो फाइब्रोएडेनोमा होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए आप बताई थी ना, कि जैसे कांचनार, गुगलो, रोनांडसमूल, काट्रिकटो का पहला और हिमालय कारण का आपने बताया। फाइब्रोएडिनोमा का पहला कारण
वात की वृद्धि, वात शामक ऐड करेंगे, वातारी गुगुल या दशमूल कुछ ऐड करेंगे। दूसरा, सिस्टिक ग्रोथ हो रही है, कांचनार गुगुल 2BD 1 से कुछ नहीं होगा। तीसरा, साइटोक्रोलेटी या कार्सोना जिसमें हीरक भस्म हो, आप वो देख लो, आपके एरिया का अलग अलग होगा बेटा। मैम हाँ, ये स्पेलिंग बता दीजिए क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा मैम। जो आप साइटोक्रोल और कार्सोना बता दिए मैम, CYTO टाटा 1mg तो साइटोक्रोलेटी आयुकल्प का है बेटा, आयुकल्प का है क्या? हाँ। और कार्सोना उंजा का है, एनाकार्सिन है इसका औरा का, वो भी अच्छा है, यूज करो इनको। ओके ये मैम। सब ग्रोथ के लिए है ना। सूक्ष्म त्रिफला अच्छा है, उसको यूज करो, ठीक है। और बताओ। मैम और नाभि मैम पूरण मैम कितने दिन करना चाहिए? नाभि पूरण कितने दिन के लिए करना चाहिए? 14th डे के बाद से करें, क्योंकि PMS में तो उसी के बाद, ओव्यूलेशन के बाद ही प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, है ना। और कितने दिन तक मैम? बाय सेकंड थर्ड डे ऑफ मेंसेस, जब पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए बंद कर दे। मैम एक पेशेंट था जैसे उसको स्पॉटिंग होती थी और अल्ट्रासाउंड में हेमरोजिक सिस्ट आया, तो जस्ट स्पॉटिंग पीरियड से पहले 1-2 बार स्पॉटिंग हुआ, देन स्टॉप। और अल्ट्रासाउंड जब 2 बार हुआ तो हेमरोजिक सिस्ट, थर्ड टाइम नहीं था कोई भी, मतलब नॉर्मल था। तो उसके लिए हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट, हमारा क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जाएगा? स्पॉटिंग के लिए कि हेमरेजिक के लिए? हेमरोजिक सिस्ट था लेकिन सिम्टम ओनली स्पॉटिंग था, ना कोई पेन ना कुछ। बेटा वो सिस्ट की वजह से था, हाँ जी। एनओव्यूलेटरी साइकिल थी तो ब्लीडिंग हो ही नहीं रही थी, ओके। है ना। हाँ जी। हाँ, तो तुमको सिस्ट को ट्रीट करना, और अगर सिस्ट अपने आप निकल गया है तो कुछ नहीं करना, फिर अपन सिर्फ पीरियड वही आर्तव जनन देंगे। और आर्तव जनन में मैं बार बार आर्तव जनन वर्ड यूज कर रही हूँ, उसमें हम मंजिष्ठा भी दें तो पीरियड आ जाएगा। ये मुझे Like- हेमरोजिक सिस्ट में जैसे अनमैरिड पेशेंट है तो हमें उसको जैसे आयुर्वेद के जाना है, तो हम क्या सबसे बेस्ट रहेगा, क्या दे सकते हैं? एक ग्रंथि है जिसके अंदर रक्त है, क्या हाँ जी। बोली? रक्तज गुल, रक्तज गुल, लता करंज, ड्रग ऑफ चॉइस। लता क्रंच। ओके। ठीक है, लता करंज घनमटी आती है, वो दो। लेकिन ग्रंथि है तो कांचनार भी ऐड कर दो, कफ शामक त्रिकटु भी ऐड कर दो, बस। त्रिकटु बिफोर मील? मैं त्रिकटु बिफोर ही देती हूँ, एपिटाइट वगैरह को भी बैलेंस कर लेता है, आफ्टर नहीं देती। और मैम एक बताओ। मैडम मैम कौन सा पीसीओडी लता में करंज ओव्यूलेशन इंडक्शन। ये जिसने पूछा, अपूर्वा ने। हाँ मैम। अपूर्वा, PCOD में ओव्यूलेशन इंडक्शन बच्चे शतावरी, फलग्रेड, पुष्पधनवा, ओवोयूटिलिन 4, दशमूल, इन सब से। और किसी को भी BD नहीं, TDS दो। BD से कुछ नहीं हो रहा आजकल, सब ढीठ पेशेंट्स आते हैं। और पंचकर्म कर सकती हो तो विरेचन फॉलोड बाय बस्ती करो। मैम लेट्रोजोल भी देते हैं मॉडर्न में, तो वो क्लोमीफेनोरेट्सोल क्लोमी- मैंने भी 3-4 पेशेंट्स को दी है जिनमें बिल्कुल 3-4 mm फॉलिकल बनता है खाली, है ना। या फिर कोई ढीठ नर्सिंग होम से घूमती हुई आ रही है 6-7 फॉलिकुलर करा के, तो और पंचकर्म भी नहीं कराना चाह रही, देन यू नीड टू गिव लेट्रोजोल। लेट्रोजोल 2.5 mg OD फॉर 5 days, क्लोमीबेनसिट्रेट 50 mg OD फॉर 5 days। ठीक है। ओके मैम। हेलो मैम तो मैम। विरेचन फॉलोड बाय बस्ती का है, तो बस्ती सपना कौन सी शुक्ला, देनी है? सपना शुक्ला क्या पूछ रही हैं? मैम जैसे आपने बताया अभी कि विरेचन फॉलोड बाय बस्ती दे सकते हैं अगर पेशेंट रेडी है, तो बस्ती कौन सी देनी है उसको? योग बस्ती। अच्छा, तो योग दशमूल क्वाथ और हाँ बिल्कुल, ऑयल कौन सा सहचर यूज करेंगे या? सहचर कर सकते हैं। लाइनिंग को देखें, PCOD है तो सहचर, लाइनिंग थिन है तो नारायणी देंगे। और क्या होता है वो, शतावरी दे सकते हैं बल्ले के लिए, फलघृत की वस्ती दे सकते हो। लाइनिंग देखते हुए करेंगे, है ना। लाइनिंग बहुत थिन है तो ऑयल बदल जाएगा। मैम हाँ, आप तो बहुत थिन रहेगा तो बड़ी शतावरी नॉलेज है। से करें फिर। हाँ, सुमन हेलो कोई। मैम। मैंने हाँ हाँ, मैं अप्रिशिएट यू मैम, आपकी नॉलेज बहुत वास्ट है रियली।
24 साल हो गए यही करते करते। अब आप लोगों से बात करके अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं अंदर का निकलता आ रहा है सब बाहर। मैम बताओ। मैम व्हाट्सएप नंबर दीजिए जिसपे हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकें किसी पेशेंट को। अभी 1-2 बच्चों ने किया है मुझसे, उनको मैं ऑडियो डालती हूँ, मुझे टाइप करने में आलस आता है। हमें भी व्हाट्सएप नंबर बता दें कि पूजा सबको कॉमन। पूजा देख ले बेटा। चल, और कोई बच्चे? हेलो मैम। फर्टिलिटी की पेशेंट है। हेलो, कौन बोल रहा है? एक एक करके बोलो बेटा। दीप्ति तुम पूछ चुकी हो, जिसने नहीं पूछा अनीता। हाँ, तुमने कुछ नहीं पूछा, पूछो बेटा। हेलो मैम, एक पेशेंट है विथ एडिनोमायोटिक चेंजेस इन यूट्रस, वॉल्यूम इज 9x5x5 with some small fibroids, but 2 small fibroids, but main complaint is age is 38, 2 डिलीवरी हो चुकी है, some DNC also done, but main complaint is white discharge, clear white discharge, burning sensation. तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मुझे क्या करना चाहिए? पहले दीपन पाचन करके विरेचन दूं कि डायरेक्ट कांचनार? पेशेंट ले लेगी विरेचन, मान जाएगी। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं सद्य विरेचन दे सकती हूँ उसको, थोड़ा सा 3-4 दिन का घृतपान करा के, थोड़ा सा अमाउंट में एरन तेल दे के। सद्य विरेचन दे के फिर चालू करो शमन औषधि। ओके 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 मैम, थैंक यू सो मच मैम। और कोई? मैम। मैम हेलो मैम। हाँ, अर्पिता बोल रही है। जी मैम। मैम जो इंडोमेट्रियोसिस होती है बहुत सारी मतलब कि एसिम्टोमेटिक होती है, जैसे कि लॉन्ग किसी को ब्लीडिंग होती है तो डायग्नोसिस इंडोमेट्रियोसिस बनती है, बट मेन एग्जैक्ट रीजन किसी को पता नहीं होता कि क्यों हो रही है ये। जैसे कि कभी कोई आसन करता है, इन्वर्टेड जो पोस्चर होते हैं वो मना करते हैं कि जिससे जो ब्लड का मतलब कि रिट्रोवर्ट फ्लो हो जाता है, तो सिर्फ एक ही ये कारण है रिट्रोवर्ट फ्लो होना ब्लड का? यस, एडिनोमाइसिस और एंडोमेट्रियोसिस का यही एक रीजन है बेटा, है ना। एडिनोमाइसिस तो चलो फिर भी, पर एंडोमेट्रियोसिस का ओनली एंड ओनली रीजन है रिट्रोग्रेड फ्लो। एंड रिट्रोग्रेड फ्लो बेटा बहुत सारे रीजंस हो गए आजकल, है ना। हर अच्छा, चीज सिर्फ आसन या इन्वर्टेड पोस्चर नहीं है? नहीं, देयर आर मेनी रीजंस, है ना। अब कुछ चीजें आप लोग खुद भी समझोगे। देखो, किसी को पीरियड्स है और उसमें रिलेशन होगा, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिवर्स होता है ना। हमारी बॉडी में कैसे होता है? स्पर्म को ऊपर ले जाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वो रिट्रोग्रेड फ्लो होगा कि नहीं होगा? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, और कहते किसको है? इसी को तो कहते हैं कि लाइफस्टाइल जो, वही फिर कल जैसा हो जाएगा भाषण मेरा, कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा ना। थिंग्स आर चेंजिंग, अब थिंग्स आर चेंजिंग, सो यू आर सीइंग एन नंबर ऑफ डिजीजेस जिसका कोई कॉज और कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ये हाल है। तो आपको पेशेंट को हम घर तक तो उसके जा नहीं सकते। आप एक पासिंग रिमार्क की तरह अपने ओपीडी में बोलेंगे, यू डोंट हैव टू डू दिस, बस। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, देखती भी नहीं हूँ पेशेंट की तरफ और अपनी बात बोल देती हूँ जोर से कि ये नहीं करना है ना। ये तुमको समझाना है बेटा। आप खुद पॉसिबल वेज देखो कहाँ पे वो बैक फ्लो होगा, है ना। भाई जो चीज बाहर, अभी तुम चलो मुंह में पानी भर लिया और ऐसे हो गई, वो गले में जाएगा कि बाहर आएगा? गले के अंदर चला जाएगा ना। बस सेम कोई चीज है, पेशेंट को ये समझाना है बेटा, है ना। डॉक्टर का काम ही यही होता है कि हम पेशेंट को वो समझा पाए जो वो बोलना नहीं चाह रहा है और वो करता है। वो इतने सालों में अपने को इतना समझ में आने लगता है कि ये करता है और ये बता नहीं रहा है। ठीक है। और मैम शतपुष्पा को कैसे किस फॉर्म में देना चाहिए शतपुष्पा को? शतपुष्पा देख बेटा, आज वक्त तुम लोगों के पास वहां जहां भी तुम लोग रहते हो वहां किस फॉर्म में मिलता है? उसके कुछ पाउडर या चून चून, अच्छा फाइन चून मिलता है तो चून दो। अदरवाइज बेटा हाइपरप्लाजिया एंडोमेट्रियम सपना कल डिस्कस करेंगे। मैंने इसलिए एयू छोड़ा है, वो बहुत लंबा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। शतपुष्पा को मैं तो देख काढ़ा जैसा बना के पीने बोल देती हूँ। कि मैम इंडक्शन, ओवुलेशन इंडक्शन के लिए शतपुष्पा अच्छा है?
मेरी आज एक पेशेंट बोली ना, उसका फॉलिकल बन गया था, मैम अब दालचीनी का पानी छोड़ दूं? मैं कहा छोड़ दे, मैं इंडक्शन के लिए ही दे रही थी, इंसुलिन रेजिस्टेंस था उसको, है ना। तो उस तरीके से बस आप उसको ऐसा ही, जैसे ही आपने अपना सीट पे पहुंच गए, अब तुम ये बंद करो, ये चालू करो, बस ये 2 स्टेप्स में अपनी दवाइयों को रेडी रखो। मैम शतावरी को इंडक्शन के लिए भी और इम्प्लांटेशन के टाइम भी, मतलब पूरा टाइम देना है? नो, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरी पेशेंट की एंडोमेट्रियल थिकनेस कम थी, तब मैंने इम्प्लांटेशन के लिए बोला बेटा, है अच्छा, ना। अदरवाइज अच्छी है तो क्यों देंगे, फिर बंद कर देंगे। ओके ओके। मैम ईस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट को ही आयुर्वेद में, जैसे कि आप बताई थी कि जब टू मच ईस्ट्रोजन रहता है तो मिक्स एक्शन फ्लैट डिपोजिशन होता है थाइस में, बटक्स में और बेली में। तुम्हारी आवाज बिल्कुल ठीक नहीं आ रही बेटा, मुझे नहीं समझ में आया क्या पूछा आपने। मैम ईस्ट्रोजन डोमिनेंस जब रहता है बॉडी में, तो आपने बताया था कि मैम मिड सेक्शन जो फैट होता है बॉडी का वो इंक्रीज होता है, तो उसके लिए मैम आयुर्वेद में कैसे क्या करेंगे? इंसुलिन रेजिस्टेंस का कुछ पूछ रही हो ना? ईस्ट्रोजन डोमिनेंस अगर बॉडी में रहता है, ईस्ट्रोजन बढ़ा रहता है, ओके ठीक है, ईस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है। अब हम इसको ईस्ट्रोजन नहीं मान रहे, हम क्या मान रहे हैं, पित्त, है ना। ईस्ट्रोजन को हम क्या मान रहे हैं, पित्त। तो पित्त शामक चिकित्सा, पहला पॉइंट तो वो है। दूसरा, हमको साइंटिफिक भी सोचना है कि ईस्ट्रोजन है, तो ईस्ट्रोजन को कम कौन कर रहा है, निर्गुंडी प्रोजेस्टेरोन, वो देना शुरू कर दो, वो नेगेटिव फीडबैक आएगा, वो कम हो जाएगा। दोनों चीजों से, दोनों तरीके से प्रैक्टिस करो। इस सर्टिफिकेट कोर्स का और मतलब क्या था, 4 दिन से हम हार्मोन 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 इसीलिए पढ़ रहे थे बेटा। मैम मुझे यही प्रॉब्लम हो रही है। तुमको? यस मैम। मैम फाइब्रोएडेनोमा चेंजेस भी आ रहे हैं ब्रेस्ट में, और साथ ही साथ मिड सेक्शन फैट भी इंक्रीज हो रहा है लोअर थाई और बेली में, बटक्स में। बेटा एक अच्छा वाला विरेचन ले, फिर 5 दिन का स्नेहपान, 3 दिन का स्नेहन स्वेदन एंड गुड विरेचन। अवेलेबल नहीं है, हाँ, यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है उसकी पंचकर्मा की। अरे आसपास खुद घी पी और खुद को तेल लगा और गर्म पानी से नहा के गर्म पानी के टॉवल को लपेट ले, हो गया स्वेदन, ठीक है। दूध और ड्रग्स में विरेचन लो, फिर हम बात करेंगे, फिर तुमको बताऊंगी क्या करना। डू दैट, सबसे पहले वो करो। और तुम विरेचन फल घृत और शतावरी घृत से नहीं लोगी, तुम पंचतिक घृत से लोगी, ठीक है। मैम एक पेशेंट है, हाँ। मैम वाइट डिस्चार्ज तो उसका कंट्रोल्ड है मैम, मतलब उस कंप्लेंट मेन यही था कि उसको काफी ज्यादा वाइट डिस्चार्ज था काफी ईयर्स से, अभी वो कंट्रोल्ड है। लेकिन मैम पेशेंट का एक कॉमन कंप्लेंट ये रहता है कि उसको लोअर एब्डोमेन के साइड पे एक ऐसा प्रिकिंग सेंसेशन कंटिन्यू रहता है। किस साइड, लेफ्ट राइट? मैम मिड में ही, सर्विक्स के एरिया पे ही बताती है वो मोस्टली। एंड अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसका मैम 40 mm के अराउंड साइज एक फाइब्रॉइड आया है फंडस में, एंड इंटरनल ऑस पे 10 mm का नेबोथियन सिस्ट भी बताया है। पीआईडी है बेटा उस पेशेंट को, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, वो भी उसका रीजन है। क्रॉनिक पीआईडी के पेशेंट है वो, है ना। नेबोथियन सिस्ट से पेन देख, 10 mm माने 1 सेंटीमीटर, कहाँ पे है, केनाल में है कि एक्सटर्नल ऑस पे? इंटरनल ऑस पे है मैम। हाँ, वो भी पेन कर रहा होगा, वो भी पेन। मैम वो कंटिन्यू, मतलब पेशेंट का बाकी कंप्लेंट्स तो भी ठीक है, बट वो कंटिन्यू वही बोलती है कि वो प्रिकिंग पेन नहीं जा रहा है बस वो। तुम उत्तरवस्ती करती हो? नहीं मैम, अभी उत्तरवस्ती नहीं स्टार्ट किया है। ठीक है, मत करो। मैं कभी भी उत्तरवस्ती के लिए किसी को फोर्स नहीं करती, क्योंकि मैंने उसकी कॉम्प्लिकेशन देखी है, तो मैं भी 10 बार सोच के किसी को लेती हूँ। तुम उसको वो दे दो, क्षार तेल का योनि पिचू, प्योर क्षार नहीं देना बेटा, वहां की स्किन छिल जाएगी उसकी। किसी भी घी या किसी भी तेल में मिला के उसको बोलो थोड़े दिन रखे, वो अब्जॉर्ब होगा। पिचू मैम किसके साथ मिक्स कर सकते हैं हम क्षार तेल? फाइब्रॉइड है तो फलघृत तो नहीं करेंगे, प्लेन गाय के घी के साथ कर ले, जाते आदि घृत के साथ कर ले, तेल के साथ कर दे, है ना। एंड मैम फाइब्रॉइड के लिए अभी फिलहाल तो मैं कांचनार यूज कर रही हूँ, एंड मैम पेशेंट को ना बहुत कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी काफी है, अवरोध है ना, अवरोध है। यस मैम। तुम खुद ही एनालाइज कर लोगी, तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं बेटा। एक पेपर रखो और तुम लिखो, तुम्हें खुद ही वो फ्लो चार्ट बन जाएगा। अरे यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये गड़बड़ है, हमें ऐसे जाना है,
है ना, डू दैट। मैम एंड उस काचनार के अलावा भी हम फाइब्रॉइड के लिए कोई अदर मेडिकेशन यूज? आज क्लास के बाद द्रव्य Okay. गुण में लेखन द्रव्य निकालो, लेखन द्रव्य, ओके मैम। है ना, and start Okay. using them, ठीक है। मैम ओके मैम। लेखन द्रव्य में बहुत सारे लेखन द्रव्य है, काली मिर्ची लेखन है, सोंठ हाँ जी मैम। लेखन है ना, जी फिगर मैम। टू यूज करो ना। गोमूत्र मैम। हरित की भी लेखन गौमूत्र हरित की, गोमूत्र हरित की, यस मैम। बिल्कुल। गौमूत्र अगर कोई पित्तज नेचर का नहीं है तो गौमूत्र यूज करो, ओके मैम। पित्तज वाले को जलन होने लगती है, हाँ जी गौमूत्र, मैम। है ना। ओके मैम थैंक यू। बिल्कुल स्मॉल फिब्रॉइड है, जैसे 20-30 mm होता है और सिम्टम ओनली सीवियर पेन रहता है और कभी कभी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गया, तो हमारा मतलब आयुर्वेद में क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा कि वो फिब्रॉइड बिल्कुल ही इंटरमेंस्ट्रुअल खत्म हो जाए? ब्लीडिंग को रोकने के लिए लोद्रासव दे दो, लोद्रासव, ओके। एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए तो पहले दे दो। हाँ देखो जी। बुखार आ रहा है और हम उसके कारण को ठीक कर रहे हैं, पेशेंट वहां 104 में तड़प रहा है ना, ओके तो पहले उसके सिम्टम को दबा दो, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की होगी वो खुश हो जाएगी, ओके। है ना। अशोक और लोग मिला के दे दो, हाँ दशमूल जी। नहीं देना इसमें, हाँ जी, ओके। क्योंकि तुम पेन सोच के दशमूल दे दोगी हाँ बेटा, जी, हाँ जी। कोई एक जन बेटा प्लीज, दशमूल पेन सोच के दशमूल दे दोगी, ओके दशमूल कहीं फाइब्रॉइड को बढ़ाना है। ओके, तो साइज ग्रोथ को कौन कम करेगा, जैसे 30 क्योंकि हम कंप्लीट कर सकते हैं अब खत्म देखो आयुर्वेद है ना। इसको भी समझो कि वो मसल्स में है, मास मसल को हम आयुर्वेद में कौन सी धातु मानते हैं? वाइवा ले रही हूँ, बताओ। मैम मांस धातु। मांस धातु या मांस आयरन? धातु। मांसपाचक मांसपाचक दे दें। मांसपाचक, आ गया समझ में? ओके। मैम मैम एक क्वेश्चन था, गायनी से हटके है थोड़ा सा, तो रागिनी उसमें जी मैम हाँ बोलो। मैम एक पेशेंट थी, उसको क्रोनिक इलाइटिस है, 50 इयर्स की है वो, और वो मतलब दिन भर में कम से कम 10 बार स्टूल पास करती है। हमने क्या दिया अभी तक? मैम अभी तो सिर्फ उनको दीपन पाचन के लिए नॉर्मल दे दिया था, ऐसे कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं देना दीपन पाचन, ऑलरेडी तो बेचारी जा रही है, हमको हाँ तो अभी उसको, ऐसा कुछ दिया नहीं है उनको, है ना, तो तुम उसको पुटज, बेल, मुस्ता ऐसी चीजें यूज करोगे बेटा। जी मैम। दाडिम, अनार, अब तुम्हारे पास क्या प्रिपरेशंस है वहां देखो, दाडिम अष्टक चूर्ण, मुस्ता का अरिष्ट नहीं देना, मुस्ता अरिष्ट नहीं। जी तो मुस्ता का क्या देंगे मैम उनको? मुस्ता में कौन सी दवाई तुम्हारे एरिया में मिलती है? स्टॉप आईबीएस है? मैम मैं तो भोपाल में हूँ, तो यहाँ पे तो स्टॉप आईबीएस लेना रागिनी। जी मैम। किसकी आती है मैम? स्टॉप आईबीएस चरक की, चरक की, जी। है ना। परपटी दो, जी पंचामृत परपटी, इस टाइप की चीजें दो उसको, जी। ठीक है। तो उनको म्यूकस भी आता है मैम? म्यूकस है ही ना, म्यूकस तो आएगा ही, और उसको वो कुटस दो, कुटस प्रिपरेशन, जी ठीक है। कुटस घनबटी मैम? हाँ कुटस घनबटी दो, ऊर्जा रिश नहीं, अरिश नहीं देना, ठीक है। जी 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 ओके। उसको ये सब दो, और एक और चीज अभी मेरे दिमाग में आ रही थी, उसको तुम बिल्कुल वो वाला खाना, है ना, दही, अनार, केला, उसके थोड़े दिन के लिए रोटी बंद करा दो। हेलो मैम। और मैम मेडिसिन उनकी कब तक चला? हेलो मैम। हेलो, एक मिनट रागिनी का कंप्लीट, मेडिसिन एक मिनट कब रागिनी का, तक करना है, कब तक चलेगा? देख बेटा क्रोनिक इलियाइटिस है तो कम से कम 45 डेज। जी मैम, ओके ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ हेलो मैम। हाँ हाँ हेलो मैम। मैम मेरे पास ना एक पेशेंट है, मैं 42 इयर्स की है, जो इनफर्टिलिटी की मेडिसिन ले रही है। 42? मैं हाँ जी मैम, उसमें मैम मैंने मात्रावस्ती दी थी, तो उससे मैम उसके एग फॉलिकल मैच्योर होने शुरू हो गए मैं, पर इस टाइम पे ना उसके 3 फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं, तो ऐसे में मुझे क्या मतलब मेडिसिन? कितने बड़ा साइज है फॉलिकल का? मैम एक का 18 है, एक का 13 है और एक का 12 है। कल तक और देख ले, जैसे 18 वाला 19 होता है बेटा एक इंजेक्शन लगा देना, मत 42 की एज में मत वेट करना कि बेचारी का महीना और 1 महीना खराब हो। मैम ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं, इसीलिए मेरे को था कि अगर नहीं अब 19-20 फॉलिकल पहुंचता है, 19-20 जैसे ही फॉलिकल पहुंचता है इंजेक्शन दे देना,
ठीक है मैम। मैम इंजेक्शन का डोज 5000 देना है कि 10,000? हेलो मैम, एक पेशेंट डिपेंडिंग है। अपॉन दी, बोलते हैं ना, पेशेंट की जरूरत देखते हुए हमको निकालना ही है तो 10, चांस ही नहीं लेना। हेलो हाँ मैम, हेलो मैम, आंटी बोलो। एक पेशेंट था मेरे पास 23, हाँ 23 इयर्स फीमेल का पेशेंट है। उसको स्टार्टिंग केस में कैसा था, एक 5 to 6 months में उसके जो पीरियड्स आते थे तो उसकी ब्लीडिंग 15 days रहती थी मैम। तो मैंने उसको पुष्याणु चूर्ण दिया और अशोकारिष्ट और द्राक्षारिष्ट का कॉम्बिनेशन दिया, तो उसका ब्लीडिंग स्टॉप हो गया। मतलब फिर 2 months उसके रेगुलर पीरियड्स आए, 5 days ब्लीडिंग हुई। लेकिन अभी लास्ट 2 months से कैसे हो रहा है उसको कि मतलब 2 months हो गए कि अमेनोरिया हो रहा है उसको, पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे। तो फिर मैंने उसका यूएसजी कराया तो उसमें पीसीओएस आया है मैम उसका। तो इसमें और क्या सिम्टम है एमेनोरिया के अलावा? पिगमेंटेशन, बाल, कुछ है और एड ऑन है? इतना है ना? आप बाकी तो पंचकर्म ऐसे करते हो तो विरेचन हेयर्स उसके खुलेंगे। नहीं, अगर आप पंचकर्म अच्छा। करते हो तो विरेचन दो, नहीं तो आप उसको अविपत्ति कर चालू कर दो, मृदु विरेचन। कभी भी पेशेंट को एक्टिव ट्रीटमेंट मत दो शुरू से पीसीओडी में। 1 महीना आप लोग करेक्शन के लिए, है ना, एंड टेल दी पेशेंट तुमको जो बीमारी है उसको 6 महीने लगेंगे और आपको भी मेरा साथ देना है, खाना पीना ठीक से करना है, सोना ठीक से है, नहीं तो ये बीमारी ठीक नहीं होगी। ऐसा बोलो, धड़ेले से बोलो, ठीक है? तो एक और करेक्टिव एक मेजर क्वेश्चन था लेंगे। मैम, जो हाँ, और एक क्वेश्चन था मैम कि आपने कल जो बताया था ना कि मतलब एस्ट्रोजन की वजह से जो जनेटा के स्किन्स रहते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, या एक्सिला रीजन में या फेस पर जो डार्कनेस आता है स्पेशली अराउंड द माउथ, तो वो एक बार समझाइए ना मैम, मतलब उसमें क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम? देखो, अभी मैंने बोला था ना किसी को कि चोट लगी है तो क्रीम यहाँ लगाएंगे। आपको पेशेंट को सुंदर तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो भाग जाएगा, है ना? आप उसके प्रिस्क्रिप्शन पे अपने हिसाब से दवाइयां तो लिखोगे कि उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओडी, पित्तवात सब ठीक हो, लेकिन उसका पिगमेंटेशन ठीक हो, उसके लिए कुमकुम आदि लेप या कुछ भी ऐसा जो पिगमेंटेशन कम करता है वो जरूर ऐड करें। मंजिष्ठा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, वो जेनाइटल के लिए भी है, स्किन के लिए भी है ना? बिल्कुल। एंड लगाने के लिए अब तो इतने पैक्स आ रहे हैं, इतने पैक्स हैं, लगाने दीजिए उसको, लगाने के लिए दो। आएगा थोड़ा पिगमेंटेशन कॉस्मेटिक। और आपने बताया था ना कल की एस्ट्रोजन की हाई लेवल से मेटाबॉलिज्म लो होता है, तो वो एक कंसेप्ट वो मुझे समझ में नहीं आया मैम। मेटाबॉलिज्म लो नहीं होता, ईस्ट्रोजन के हाई लेवल से जब अनइनहिबिटेड ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है? वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एग नहीं रिलीज हो रहा। अब एग रिलीज नहीं हो रहा तो उसके आगे के हार्मोन नहीं आ रहे। और आप लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़िए, मैं पूरा थ्योरी इसमें पढ़ाऊंगी तो हम तो शायद महीना भर क्लास चलाएंगे। जो लाइनिंग है ना फॉलिकल की, जो आउटर सेल मास है, उसमें एंड्रोजन रिलीज होता है। वो जितनी देर पड़ा रहेगा मेल हार्मोन निकलता जाएगा और पेशेंट को पीरियड नहीं आ रहा, स्ट्रेस बढ़ेगा, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाएगा। इस तरीके से ये नट शेल में 4-5 चीजें आके प्राप्ति बना देती है, ये मैंने कहा था। ठीक है, ओके, थैंक यू तो मैम। इसीलिए पेशेंट को एक्सरसाइज Okay, करनी thank you, है, ma'am. पेशेंट को योगा करना है। थैंक यू, माय प्लेजर। चलें, बंद करें? यस मैम। हेलो मैम, एक लास्ट क्वेश्चन था। हेलो, हम रात भर बैठ सकते हैं। अनीता बोलो। मैम मेंसेस जैसे पीसीओएस में 2-3 महीने नहीं आते हैं, तो मेंस्ट्रुअल इंड्यूस करने के लिए आयुर्वेद में हम क्या अच्छा वाला चीज दे सकते हैं? कैस्टर ऑयल 1 चम्मच रोज दशमूला शाम के रिष्ट लिए। के साथ, हाँ, दशमूला रिष्ट के साथ
क्या रीजन है, देखो वो पहले देखो कि लाइनिंग थिन है तो लाइनिंग मैक्सिमम पीसीएस है पर अंदर लाइनिंग ही नहीं है, क्या 4-5 mm है, तो आप रजत प्रवर्तनी उसको 100 गोली खिला दो फिर नहीं आएगा, क्योंकि जब अंदर कुछ है ही नहीं तो आएगा नहीं, तो पहले अंदर कुछ बनाना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में शतावरी वगैरह कुछ दशमूल के साथ दो और साथ में रजत प्रवर्तनी दो, पहले देखो कि वहां कुछ बन रहा है कि नहीं, ठीक है। ओके। सोनोग्राफी जब भी पेशेंट की कराते हो सिर्फ पीसीओडी पढ़ के मत ट्रीटमेंट पे पहुंचो, उसकी यूट्रस का साइज, यूट्रस की लाइनिंग, ओवरी का वॉल्यूम, ये 3 चीजें जरूर देखो, ठीक है। ओके, इफ एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ी हुई है, हाँ ईटी बोल रही हो इसी है पर कि अंदर कुछ होगा तो ही तो बाहर आएगा, अंदर कुछ है ही नहीं तो क्या आएगा, है ना। वो बनाएंगे साथ साथ और फिर स्टिमुलेंट में रजत प्रवर्तनी दो, फिर आएगा पीरियड, नश पुष्पांतर दो, सेल्फिला, एमिकॉर्डियल, कुछ भी। मैडम शतावरी घृत दें या शतावरी चूर्ण दें? टैबलेट्स, क्यों पेशेंट को परेशान करना है, गोलियां आ गई। 2 TDS, यस। ओके मैम ओबेस पेशेंट में शतावरी देंगे क्या? और ओबेस हो जाएगा, मत दे। एग्जैक्टली, फिर ऐसे पेशेंट में ईटी बढ़ाने के लिए क्या देंगे मैम? देखो जो हाइपोथायरॉइड है, जिसका प्रोलैक्टिन ज्यादा है, जो ओबेस है, उसमें शतावरी मत दो। हाइपोथायरॉइड में प्रोलैक्टिन ज्यादा रहता है, प्रोलैक्टिन में ऑलरेडी प्रोलैक्टिन ज्यादा है, शतावरी मत दो। उसमें ईटी के लिए पुष्पदन्वा, गोक्षूर, ये सब दो, ठीक है। ओके मैम। हेलो मैम। हाँ बस, गुड नाइट रोहिणी। मैम एक क्वेश्चन। बोलो। हिमोरेजिक, एक पेशेंट है जो हिमोरेजिक सिस्ट रप्चर होने के बाद आई थी, तो उसका आगे का ट्रीटमेंट प्लान कैसा जैसे रखना आपने चाहिए? बताया कि अगला सिस्ट ना बने वो प्लान रखना चाहिए। ओके। अगला सिस्ट ना बने उसके लिए हमको उसको त्रिकटु, दशमूल, ये सब देना है, उसका कफ और वात बैलेंस करना है, ठीक है। चलो गुड नाइट, छोड़े पूजा। ओके मैम, क्लोज करते हैं। चलो ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू। बस सभी को ये इन्फॉर्म करना था कि संडे को क्लास नहीं संडे रहेगी। क्लास नहीं है, यस संडे क्लास नहीं है। हाँ, संडे को ब्रेक रहेगा और मंडे से कंटिन्यू करेंगे। कल अभी होगी क्लास? कल है, कल अपन AUP एंड मेनोपॉज पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम, थैंक्स।